नमस्कार, न्यूज पॉइंट लेकर हाजिर हूं मैं राजीव। दोस्तों, राहुल गांधी की रणनीति से इस समय बीजेपी के लिए परेशानियां खड़ी हो रही हैं। बीजेपी बार बार यही साबित करने की कोशिश करती है कि कांग्रेस चुनावों में जीत नहीं पाती, इसीलिए राहुल गांधी सक्षम नेता नहीं है। हालांकि इस बात में कितनी सच्चाई है ये बीजेपी भी अच्छे से जानती है। कांग्रेस ने हाल ही में केरल में जीत दर्ज की है और तमिलनाडु में सरकार का हिस्सा बनी है। ये सब कांग्रेस की जमीनी राजनीति रणनीति की बात है, आप समझ सकते हैं। यानी राजनीति पर जो जमीनी राजनीति पर जो पकड़ है और उसके नेताओं की बदौलत ही ये सब कुछ हो रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। इस समय आप देखिए कि देश में कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं से लेकर युवा कांग्रेस और एनएसयूआई के नेता तक सब ने बीजेपी के खिलाफ मोर्चा खोला हुआ है। इसमें बहुत बड़ा हाथ राहुल गांधी का है। नीट पेपर लीक से लेकर सीबीएसई मार्किंग घोटाला, ऑनलाइन मार्किंग घोटाला, ऑन स्क्रीन मार्किंग घोटाला, आप जानते हैं ना, ओएसएम, इन सब तक राहुल गांधी ने जहां बीजेपी और मोदी सरकार से जवाब मांगा है, तो वहीं दूसरी तरफ सीएनजी के दाम बढ़ने के बाद ऑटो चालकों को जो हो रही है दिक्कत परेशानी, उसे समझने के लिए राहुल गांधी उनके साथ मुलाकात करते हैं। और इस वीडियो में देखिए, ये वीडियो दिल्ली का वीडियो है। ये इस वीडियो में राहुल गांधी बंगाली दरभंगा से। अच्छा, मैं राहुल जी संग खाना पीना खाया, मैं अपना समस्या बताए। जो 2 रुपए किलो डेली गैस के रेट बढ़ जाता है, उसके लिए हमने बोले राहुल जी से हमारे बात संसद में उठाइएगा। और दूसरा क्या नाम है, बोलिए ना। हाँ जी, और दूसरा बात बताए हमारे बच्चे पढ़ लिख लिए हैं, रोजगार नहीं मिल रहे हैं, इसके विषय में हमारे बात कुछ आगे बढ़ाइए। क्या आश्वासन दिया? बोला जो मैं संसद में जाएंगे तो आप लोग का बात में उठाएंगे, आपका बीमा भी हम करवा देंगे, सब कुछ करवाएंगे। राहुल के साथ खाना भी खाए वो? हाँ, हमारे साथ खाना भी खाए। तो रोटी सब्जी हम लोग खाए। पता था आपको कि राहुल गांधी मिलने वाले हैं? नहीं, पता नहीं था, एक ही बार मिल गए। हम लोग खाना खा रहे थे तब ये मिल गए। तो हम लोग खाना खा रहे थे तभी वो आ गए, अचानक हमारे साथ खाना खाए, रोटी सब्जी जो लेके आए थे। और 2 महत्वपूर्ण बातें इन्होंने कही। पहली बात, महंगाई, यानी सीएनजी की कीमत जब देखो तब 2 रुपए बढ़ जा रही है, वो महंगाई। और दूसरी बात इन्होंने कही कि मेरे बच्चे पढ़ लिख गए हैं, अब उन्हें रोजगार नहीं है, यानी बेरोजगारी। महंगाई और बेरोजगारी, ये 2 मुद्दा जड़ में है, यानी हर घर में है। और यही कारण है कि ये ऑटो रिक्शा चालक बिहार के रहने वाले, दरभंगा बता रहे थे, और यहां पर सबके साथ राहुल गांधी पार्क में मिलते हैं, मुलाकात करते हैं। आप जानते हैं कि दिल्ली में ऑटो रिक्शा चालक जिस पार्टी के साथ होते हैं उसे बढ़त मिलने में मदद मिलती है। आम आदमी पार्टी पहले इसका फायदा ले चुकी है, लेकिन अभी ऑटो रिक्शा चालक सीएनजी महंगी होने से मुसीबत में हैं, तो राहुल गांधी उनकी बात सुनने आगे आए। और उनसे उम्मीद ऑटो रिक्शा चालकों को ये है कि ये बातें वो पहुंचाएं संसद तक और देश के ऊपर जो हुक्मरान बैठे हुए हैं वहां तक। देश का जैसा हाल हो चुका है, उसमें कोई नेता आपसे हमदर्दी के साथ बात कर रहा है, यही अजूबा हो चुका है। कौन आपके साथ हमदर्दी जताता है या बरतता है या बात करता है या रखता है? लेकिन राहुल गांधी तो लगातार इसी काम में लगे हुए हैं और इसी तरह आम जनता के बीच जा रहे हैं, उनकी परेशानियां सुन रहे हैं। अभी उन्होंने नीट पेपर लीक के कारण अपनी जान लेने वाले प्रदीप मेघवाल नाम के छात्र के परिवार वालों से मुलाकात की थी। वहीं आज राहुल गांधी ने फिर से सीबीएसई ऑन स्क्रीन मार्किंग के लिए कोएम्प्ट, ये कोएम्प्ट जो है ये कंपनी है, कोएम्प्ट को काम दिए जाने पर फिर से सवाल उठाए हैं। हिंदुस्तान टाइम्स की खबर को शेयर करते हुए राहुल गांधी ने जो कुछ लिखा है आपके सामने रखना चाहता हूं। हिंदुस्तान टाइम्स के खबर को शेयर करते हुए राहुल गांधी कह रहे हैं कि इस खबर को ध्यान से पढ़ें। वो इंग्लिश में है, मैं आपके सामने हिंदी रख रहा हूं। सीबीएसई ने 3 बार ओएसएम निविदाएं निकाली, आमंत्रित की, ओएसएम की निविदाएं यानी टेंडर आमंत्रित की। पहली बार 0 बोलियां आई, मतलब किसी ने बोली नहीं लगाई। दूसरी बार कोई योग्य बोलीदाता नहीं मिला। और अंत में तकनीकी मानकों को तब कम कर दिया गया जब तक कि कोएम्प्ट जो कंपनी है, कोएम्प्ट इसे पास नहीं कर सका।
यानी राहुल गांधी लिख रहे हैं, राहुल ने लिखा कि मैं पूछता हूं कौन चाहता था कि कोयम्ट जीते, किसने धीरे धीरे मानकों को कम किया जब तक कि ये कंपनी इसे पास नहीं कर सकी। प्रधान जी और सीबीएसई, यानी प्रधान जी मतलब धर्मेंद्र प्रधान जो शिक्षा मंत्री उनकी बात कर रहे हैं, प्रधान जी और सीबीएसई का कहना है कि कानूनी प्रक्रिया का पालन किया गया। ये कोई जवाब नहीं है, ये जवाबदेही नहीं है। सवाल ये है कि क्या अनुबंध ईमानदारी से उस सर्वश्रेष्ठ कंपनी को दिया गया था जो काम को सही ढंग से कर सकती थी। 18.5 लाख बच्चों का भविष्य एक ऐसी कंपनी के हाथों में सौंप दिया गया जो नियमों में हेरफेर के बाद ही योग्य साबित हुई। मुझ पर सवाल उठाने के लिए हमला करने वाले भाजपा मंत्रियों से मैं कहना चाहता हूं कि मैंने पहले दिन से ही स्वतंत्र न्यायिक जांच की मांग की है। इसे सीबीएसई से लेकर कोयम्ट को दिए गए हर अनुबंध तक सबकी जांच होनी चाहिए। हमारे युवाओं को सच्चाई जानने का हक है और मोदी जी, सीबीएसई घोटाले पर आपकी चुप्पी और शिक्षा मंत्री के खिलाफ आपकी निष्क्रियता देश को बताती है कि आपको वास्तव में किसकी परवाह है। लाखों छात्रों के भविष्य की नहीं, बल्कि केवल अपनी सरकार के अस्तित्व की। यहां ये बात कह रहे हैं राहुल गांधी। आपको बता दूं दोस्तों कि एक बात और बता दूं कि ऑन स्क्रीन मार्किंग को लेकर उठ रहे सवालों के बीच कई सरकारी स्कूलों के प्रिंसिपल अब वीडियो डालकर बता रहे हैं कि ये स्कीम कितनी अच्छी है और इसके लिए सरकार को धन्यवाद दे रहे हैं। बीजेपी का यही तरीका है कि पहले गड़बड़ी करो और उसके बाद उसे देश हित में बता दो। जितने भाजपाई शासक प्रशासक हैं सब ये काम करने में जुटे हुए हैं। नोटबंदी से लेकर जीएसटी तक यही ढर्रा चला आ रहा है, लेकिन ये खेल ज्यादा लंबा नहीं चलने वाला। आज तो सुप्रीम कोर्ट ने भी नीट पेपर लीक पर पूछा है कि हाई पावर्ड कमेटी की रेगुलर मॉनिटरिंग और मीटिंग के बावजूद ये फेलियर कैसे हुआ। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने पीठ को बताया कि सरकार युवाओं की चिंता को लेकर गंभीर है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व्यक्तिगत रूप से स्थिति की निगरानी कर रहे हैं ताकि कोई खामी न रह जाए। इस पर अदालत ने कहा, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जब तक वास्तविक जवाबदेही तय नहीं होगी तब तक असल समस्या का समाधान नहीं होगा। ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। यानी अब सुप्रीम कोर्ट भी समझ रहा है कि मोदी सरकार में जवाबदेही तय नहीं हो रही है और यही बात तो राहुल गांधी भी शुरू से कह रहे हैं। लेकिन उनकी बातों को किनारे करने के लिए कांग्रेस को लेकर विवादित खबरें चलाई जाती हैं। जैसे इस समय कर्नाटक में जबरन का झगड़ा दिखाने की कोशिश है। हालांकि सिद्धारमैया ने आज अपने बेटे के साथ राहुल गांधी से मुलाकात कर ली है और आगे की रणनीति तैयार की है। ये तय है कि वो दिल्ली नहीं आएंगे। कल ही कह चुके हैं कि सिद्धारमैया कह चुके हैं कि मैं राज्यसभा नहीं आऊँगा और कर्नाटक में 2028 और 2029 की तैयारी करूँगा। वहीं आज आंध्र प्रदेश में कांग्रेस अध्यक्ष वाईएस शर्मिला, जानते हैं वाईएस शर्मिला को आप, वाईएस शर्मिला जो हैं उन्होंने जगन मोहन रेड्डी की बहन हैं और उन्होंने राहुल गांधी से मुलाकात की और एक्स पर उन्होंने क्या कुछ लिखा। कांग्रेस के अध्यक्ष हैं आंध्र प्रदेश में, एक्स पर क्या लिखा है देखिए, आपके सामने रख रहा हूं। उनका कहना है कि आज दिल्ली में 10 जनपद स्थित आवास पर एआईसीसी के शीर्ष नेता और लोकसभा में विपक्ष के नेता श्री राहुल गांधी से मुलाकात की। हमने आंध्र प्रदेश में कांग्रेस पार्टी को मजबूत करने से जुड़े कई पहलुओं पर चर्चा की और उनसे कई सुझाव और मार्गदर्शन प्राप्त किए। आप जानते हैं कि दक्षिण के राज्यों में इस समय आंध्र प्रदेश में ही कांग्रेस कमजोर है, तो अब वहां भी राहुल रणनीति बनाने में जुट गए हैं। इधर आज पंजाब नगर निगम चुनावों में सत्तारूढ़ आम आदमी पार्टी ने अभी तक जो रिजल्ट अभी सामने आए हैं, आप जानते हैं कि पंजाब में नगर निगम और निकायों के चुनाव हुए और उसमें जो रिजल्ट सामने आ रहे हैं, अभी तक काउंटिंग चल रही है, उसमें आम आदमी पार्टी को 903 सीटें मिली हैं। वहीं दूसरे नंबर पर कांग्रेस रही है, उसने अभी तक 363 सीटें जीती हैं, जबकि निर्दलीय तीसरे नंबर पर है, 247 सीटें निर्दलीय को। चौथे नंबर पर अकाली दल 183 सीटें, बीजेपी 5वें नंबर पर 162 सीटें और बहुजन समाज पार्टी आखिरी में है जिसे 6 सीटें अभी तक मिली हैं। ये आंकड़े बता रहे हैं कि पंजाब में कांग्रेस जरा सी मेहनत और करे तो उसे बढ़त मिल सकती है।
यानी कुल मिलाकर साफ नजर आ रहा है कि राहुल गांधी इस समय कमबैक की जबरदस्त तैयारी में जुटे हैं। मीडिया उनके लिए क्या नैरेटिव गढ़ रहा है, बीजेपी क्या कह रही है, इन सबको नजरअंदाज करते हुए राहुल जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं और युवाओं, महिलाओं, कामगार तबके, दलितों, मजदूरों, पिछड़ों, इन सबको साथ जोड़ रहे हैं, क्या उसमें बीजेपी के लिए मुश्किलें खड़ी होंगी? 2028 से पहले अभी 2027 सामने है, जिसमें पंजाब भी है, जिसमें उत्तर प्रदेश भी है, उत्तराखंड भी है, गोवा भी है, मणिपुर भी है, ये तमाम राज्य हैं। इसके बाद हिमाचल प्रदेश भी है और गुजरात भी है। ये सारे राज्यों में चुनाव अगले साल होने हैं। 2029 से पहले कई सारे चुनाव हैं राज्यों के, उसके बाद 2029। लेकिन कांग्रेस की रणनीतियां और इन सब के बीच एक खबर यह भी आ रही है कि अगले महीने यानी जून के महीने में इंडिया गठबंधन की बैठक होने जा रही है। रीजनल पार्टियां जो हैं लगभग मृत प्राय हो चुकी हैं, कई जगह धीरे धीरे कर ही सही, लेकिन रीजनल पार्टियां अभी ख़त्म होने की कगार पे हैं। कुछ राज्यों के खासकर, जिसमें आप देख चुके हैं ओडिशा में क्या हाल है, आप देख लीजिए तेलंगाना में क्या है हाल है, आप देख लीजिए बिहार में क्या हाल है, आप देख लीजिए उधर पश्चिम बंगाल में भी तृणमूल कांग्रेस की हालत अभी बहुत अच्छी नहीं है। ममता बनर्जी जितनी देर करेंगी उतनी ज़्यादा वो परेशानी में फंसेंगी, ये भी तय मानिए। तो ये सब कुछ है। और शिरोमणि अकाली दल का क्या हाल है ये भी आप देख रहे हैं। पंजाब की पार्टी होती थी कभी, उसका हाल देख लीजिए। तो ये सब कुछ है, ये बताती हैं कि कांग्रेस पार्टी यहाँ जिस मजबूती के साथ अब आगे रणनीतियाँ तय कर रही हैं। राहुल गांधी जाते हैं, अब वही काम कर रहे हैं जो भारत जोड़ो यात्रा से पहले या भारत जोड़ो यात्रा के बाद कर रहे थे, वही अभी भी लगे हुए हैं, वही काम, उसी काम को आगे बढ़ा रहे हैं। उसके अलावा अपने तमाम क्षत्रपों को किनारे लगाते हुए नए लोगों को जगह दे रहे हैं, रास्ता दे रहे हैं। क्या इस रणनीति से बीजेपी के सामने कोई चुनौती खड़ी कर पाएगी कांग्रेस पार्टी या विपक्ष कर पाएगा? चलिए चर्चा करते हैं, चर्चा की शुरुआत करते हैं। हमारे साथ कुछ वरिष्ठ साथी जुड़े हुए हैं, उनसे पहले आपका परिचय करवाते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। हमारे साथ इस वक्त 5 वरिष्ठ साथी हैं। प्रोफेसर अखिल स्वामी जी हमारे साथ हैं, प्रेम कुमार जी हैं, सुनील शुक्ला जी हैं, प्रशांत टंडन जी हैं और अमलेंदु उपाध्याय जी हैं। आप सभी का स्वागत है, इस्तकबाल है, स्वागत इस्तकबाल। अब तमाम दोस्त साथी शुभचिंतक आप सबका भी है, जो अब तक जुड़ चुके हैं उनका भी, जो जुड़ने वाले हैं उनका भी। स्वामी जी, बहुत कुछ रख चुका हूँ, अलग अलग राहुल गांधी के पार्क की तस्वीर भी आपने देख ली, आराम से बैठ के। विंटर में पार्क में ऐसे बैठ के खाने में बड़ा मज़ा आता है। लंच के समय वहीं टिफ़िन खोलिए और खाइए। कॉलेजों में, स्कूलों में तो हम लोग करते रहे, देखते ही होंगे। आप भी चूँकि प्रोफेसर हैं, आपने भी देखा होगा, कई जगह आपने हिस्सा भी लिया होगा छात्रों के साथ बैठ के या अपने सहयोगियों के साथ बैठ के। ये तस्वीर जो है, इसी तस्वीर से शुरुआत करते हैं और ये अपने जीवन का हिस्सा है स्वामी जी, ये अपने जीवन का हिस्सा है। हम कितने भी ऊंची उड़ान क्यों न भर लें, लेकिन हमारे जीवन का ये एक अहम हिस्सा है। किसी न किसी पड़ाव पे हम ऐसे पार्कों में बैठते हैं और कुछ न कुछ, कभी चाय पी ली तो कभी कुछ बातें कर ली, ये करते रहे हैं। और यहाँ राहुल गांधी, और ये लोग कह रहे थे कि पहले से बताया नहीं गया था, हम तो खा रहे थे, फिर राहुल गांधी आ गए और बैठ गए, एक ने बाइट भी दी। और लेकिन समस्याएँ इनकी गंभीर है और समस्याओं के जड़ में महंगाई और बेरोजगारी है। और इस वक्त पेपर लीक का मामला है ही, वो सब अब देख रहे हैं आप। और सबसे बड़ी चीज़ कि अब पेपर लीक को रोकने के लिए अब रक्षा मंत्रालय सामने आ चुका है, अपने फाइटर जेट को दे रहा है रक्षा मंत्रालय, ये भी आप लोग जानते होंगे। अब सुखोई से और रफाल से जाएंगे, हमारे कॉपियाँ जाएंगी, यहाँ से वहाँ प्रश्न पत्र जाएंगे। क्या कहूँ, हंसी भी आती है कि क्या सरकार चल रही है हमारी, किस ढंग से चल रही है। लेकिन आपकी टिप्पणी, मैं ज़्यादा क्या बोलूँ, आपकी टिप्पणी। देखिए राजीव जी, आपने कुछ वीडियो देखी होंगी। ये 3 व्हीलर्स बेचारे, जब उनसे लोग बात करते हैं उनके आंखों में आंसू आ जाते हैं, फपक के रोने लगते हैं। 400-500 रुपए पर डे पे किराए पे 3 व्हीलर लेके आते हैं और ये कहते हैं कि ग्राहक पैसा देने के लिए तैयार नहीं होता, उनके दाम बढ़ाए नहीं गए हैं। ट्रांसपोर्टर्स ने, जो छोटे ट्रांसपोर्टर्स हैं, करीब 15% ट्रांसपोर्टर्स ऐसे हैं जिन्होंने अपने ट्रक खड़े कर दिए हैं, अनइकोनॉमिकल हो गए हैं। देखिए जो राहुल गांधी कर रहे हैं, देखिए वास्तविकता में राजीव जी एक चीज है, ठीक है, हम लोग शुरू में, हमने भी मध्यम वर्गीय परिवार में जिया है, हम लोग कोएग्जिस्ट करते हैं, हम ऋणी हैं इन लोगों के। ये जो हमारे श्रमिक वर्ग है, हम अगर सीरियस थॉट दें, इस देश को बनाने में इन लोगों ने अपने पसीना और अपना खून बहाया है। ये रात दिन मेहनत करते हैं, तब हमारा देश बनता है। जरा कल्पना कीजिए राजीव जी, आप कितने सुख में हैं, हम कितने सुख में हैं।
हम इसलिए सुख में हैं, हमारे बिना इनका काम नहीं चलता, इनके बिना हमारा काम नहीं चलता। आप जरा अमेरिका यूरोप में बैठे हुए बच्चों से पूछिए, जब वो 2 बेडरूम का हाउस लेते हैं और बर्तन भी खुद मांजते हैं, खाना भी खुद बनाते हैं, हर जगह खुद करते हैं, हर काम सफाई खुद करनी पड़ती है, अपनी हैज खुद काटनी पड़ती है। अरे हमारे देश में अगर हमारी वजह से इनको फायदा होता है, इनकी वजह से हमको फायदा होता है, घर के बाहर आके सब्जी वाला आवाज दे के आपको सब्जी देता है, घंटी बजा के सब्जी देता है, घर आके, और इतने इतने अच्छे लोग हैं। मैं अभी राजीव जी गया था एक जगह, तो मेरी ओला जो गाड़ी थी उसे आने में 2 मिनट लगा, तो कलान प्लेस में जो वहां बैठा हुआ था, जो पार्किंग का इंचार्ज था, स्टूल में बैठा था। हम बुजुर्गों को देखा, कहने लगे अंकल सर आप बैठ जाइए, हम खड़े। मैंने कहा यार तुम सारे दिन बैठते हो, तो अंदर से अभी बैठ के आए हैं, तो बैठ। इतना ज्यादा सम्मान, इतना ज्यादा वृद्धों के लिए सम्मान, एक दूसरे के प्रति प्रेम इस देश के अंदर है। और आपको राजीव जी, ये भी आपने सुना होगा, उत्तराखंड के अंदर जहां से गंगोत्री यमुनोत्री निकलती है, जहां से पानी का उद्गम होता है, वहां पे देवप्रयाग में, कर्णप्रयाग में, रुद्रप्रयाग में, हर जगह पानी की इतनी ज्यादा किल्लत हो गई है, लोग सड़कों पे हैं। 5 लीटर केवल उसके अंदर, कैन के अंदर डीजल दिया जा रहा है, और वो डीजल तब दिया जा रहा है जब वो अपना आधार कार्ड दिखा रहे हैं। हर जगह, एक दिल्ली के अंदर इन्होंने झुग्गी झोपड़ी वालों के लिए मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग बनवा दी, 8-10 हजार लोगों को वहां शिफ्ट कर दिया, बड़ा श्रेय ले लिया, जबकि वो बनवाया था शीला दीक्षित ने। पानी की ये स्थिति है। आज मैं एक देख रहा था यूट्यूब में एक चैनल पे, 3 घंटे केवल पीने के पानी के लिए लोग लाइन में खड़े हुए हैं, 3 घंटे बाकी पानी के लिए लाइन में खड़े हुए हैं। त्राहिमाम हो रहा है पूरे देश के अंदर, जनता पूरी तरह से सड़क पे है, लोग संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन हमारा गोदी मीडिया उसको दिखाने के लिए तैयार नहीं होता। और हमारे माननीय मोदी जी अपनी मंत्रिमंडल की बैठक में अपने मंत्रियों को राज देते हैं, हाइड्रेटेड रहो। अरे तुम्हारे मंत्री तो हाइड्रेटेड रहेंगे भैया, उनकी कार में तो 500-500, 600-600 रुपए की मिनरल वाटर की बोतल रहती हैं। ये 3 व्हीलर वालों से पूछो बेचारों के, जो घर से एक बोतल पानी लेने के निकलता है और सारे दिन पसीना बहता है 44-45 डिग्री में। उस सब्जी वाले से पूछो जो आवाज लगा के सब्जी देता है, दोपहर हो, बरसात हो, ठंड हो, हमारे घर में घंटी बजा के हमें सामान देता है। ये गरीब लोगों की वजह से ये देश बना है। बड़ी बड़ी बिल्डिंग जिसमें हम रहते हैं और जिसमें सब कुछ करते हैं। गिग वर्कर्स, 1.25 करोड़ गिग वर्कर्स हैं हमारे हिंदुस्तान के अंदर, जो बेचारे 15-17 हजार रुपए महीने कमाते हैं। ओला उबर के ड्राइवर से राजीव जी कभी आप बात कर लीजिए, पढ़े लिखे बच्चे हैं, BA MA करे हुए बच्चे हैं, BSc MSc करे हुए बच्चे हैं, PhD बच्चे मिल जाते हैं, नौकरी नहीं मिलती है, इसलिए 15-17 हजार रुपए के लिए काम करते हैं, क्योंकि अपना पेट पालना, अपने माँ बाप की सेवा करने के लिए उनको यहाँ पे उतरना पड़ रहा है। देखिए बहुत देर हो चुकी है, देश के युवा, देश की जनता पूरी तरह से जाग चुकी है। और ये ऐसी सरकार है राजीव जी, इतना आश्चर्य मुझे हुआ, इनको चुनाव आयोग, स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन से चुनाव नहीं करा सकता, सेंट्रल रिजर्व पुलिस की जरूरत होती है। 2.5 लाख सेंट्रल रिजर्व पुलिस भेज देते हैं, इनसे एग्जामिनेशन कंडक्ट नहीं होता, उसके लिए आर्मी और एयरफोर्स को बुला रहे। अरे भैया, अगर तुम सरकार नहीं चला सकते तो आर्मी को ही दे दो देश, आर्मी चलाएगा। तुमसे ज्यादा तो पढ़े लिखे लोग मिलेंगे वहां, कम से कम डिसिप्लिन तो देश का ठीक हो जाएगा। तुम्हारे ये कौन सा लोकतांत्रिक देश है भाई, कैसी सरकार। तो हमारे प्रति तुम्हारा उत्तरदायित्व है, इन गरीब लोगों के प्रति तुम्हारा उत्तरदायित्व है, देश के युवाओं के साथ तुम्हारा उत्तरदायित्व है। और धर्मेंद्र प्रधान कहते हैं हाँ मैंने गलती की, मैं अपनी गलती मान रहा हूं। अरे गलती मान रहे हो तो दंड भुगतो, रिजाइन करो। हमारे कितने युवा बच्चों ने इसलिए आत्महत्या कर ली, उनके परिवार बेचारे दुख में लिपटे हुए हैं, आंखों के आंसू उनके रुक नहीं रहे हैं। और तुम कह रहे हो हम दोषी हैं, लेकिन मैं दंड नहीं भुगतूंगा, मैं रिजाइन नहीं करूंगा, मैं तो यहीं बैठ के काम करूंगा। और इतने निकम्मे लोग हैं कि आर्मी एयरफोर्स वालों को बुलवा रहे हैं। तो आपने बहुत सही बात की, राफेल क्या इतने महंगे महंगे राफेल इसलिए खरीदे थे, उसमें क्वेश्चन पेपर डिस्ट्रीब्यूट हो गए, आंसर, लेकिन उसमें करेगा क्या एग्जामिनेशन। जो एग्जामिनर है कॉपी तो वही जांचेगा ना, आर्मी वाली एयरफोर्स वाले तो जांचेंगे नहीं। अरे जब बच्चे कह रहे हैं कि उनका एग्जामिनेशन की कॉपी में आधे क्वेश्चन जांचे ही नहीं गए हैं, तो इसमें आर्मी एयरफोर्स क्या कर लेगी। तो ये निकम्मे लोग, इन लोगों ने हमारे देश की जनता को धोखा दिया है। वास्तविकता में देश की जनता को अब जागृति आ गई है। और ऐसे लोग जो लोकतंत्र, जो हमारे द्वारा चुने गए हैं, अगर इस प्रकार से हमें धिक्कारते हैं, हमारी बात नहीं सुनते हैं, तो ऐसे लोगों को सरकार में बैठने का और सरकार में बड़ी बड़ी गाड़ियों में और 8-10 हजार करोड़ के हवाई जहाज में घूमने का, 12 करोड़ की कार में घूमने का कोई अधिकार नहीं है। इनको सरकार से सिंहासन
जयप्रकाश नारायण का वो नारा याद आता है, सिंहासन खाली करो कि जंजी आता है। जी जी जी, सिंहासन खाली करो कि जंजी आता है, बढ़िया नारा दिया आपने। प्रशांत जी आपके पास जल्दी से आना चाहता हूँ, फिर तमाम हमारे साथी आप सबके बीच भी आता हूँ। प्रशांत जी, कैसे देखा जाए ये पूरा, देखिए कितने तार जुड़ रहे हैं, ज़रा जोड़ने की, डॉट्स मिलाते हैं, आप डॉट्स मिलाने की कोशिश कीजिए। राहुल गांधी आज, आखिर आज एक लंबे अंतराल के बाद, एक गैप के बाद आज ऑटो रिक्शा वालों के बीच क्यों गए, एक बात। दूसरी बात, कल कर्नाटक में कुर्सी की अदला बदली में वो देख लिया हम लोगों ने, यानी वहाँ हस्तांतरण, सत्ता हस्तांतरण कह सकते हैं आपस में। कई लोग सत्ता परिवर्तन कह रहे हैं, वो गलत है, वो शब्द ही गलत है। वहाँ परिवर्तन नहीं, हस्तांतरण है। यानी कि वहाँ एक सीएम हटते हैं, नए सीएम आएंगे। अभी डीके शिव कुमार भी आके मिल चुके हैं यहाँ, आज ही आए हैं वो भी, और सिद्धारमैया भी मिल के सुबह गए हैं, अपने बेटे के साथ आए थे। एक वो, इसी बीच देखिए उधर पंजाब की गतिविधियां तेज़ हैं, पंजाब पे मीटिंग चल रही है कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस के अध्यक्ष के यहाँ। अच्छा, उसके बाद आप देखिए आंध्र प्रदेश पर ज़्यादा फोकस दिखाई दे रहा है, और कांग्रेस बहुत रणनीतिक तौर पर इस काम को कर रही है। वाईएस शर्मिला को आपने देख लिया, और ये पूरी गतिविधियां बहुत तेज़ी से बढ़ी हैं ये पिछले 5-7 दिनों में। और उसके साथ साथ जो जेनजी की बात हो रही है, नीट पेपर लीक की बात हो रही है, सीबीएसई में जो धांधली है, ओएसएम की बात हो रही है, ऑन स्क्रीन मार्किंग में जो धांधली हुई है उसकी बात, और इसी पे कल बैठक हुई, और उसमें सुखोई और रफाल या फाइटर जेट जो भी है, चाहे वो और भी दूसरे होंगे, उन सब का इस्तेमाल किया जाएगा। जो स्वामी जी से बेहतर कौन बताएगा कि पेपर कैसे ले जाते हैं। स्वामी जी अब अपने देख रहे हैं कि इसी कार्यकाल में क्या चल रहा है। तो ये सारी चीज़ें, इन गतिविधियों को ज़रा जोड़ने की कोशिश कीजिए, इन डॉट्स को मिलाने की कोशिश कीजिए। क्या आपको यहाँ एक नई रणनीति में कांग्रेस पार्टी खासकर नजर आती है? कि हम लोग लगातार कुछ दिनों से डिस्कस कर रहे थे, खासकर केरल के और तमिलनाडु के नतीजों के बाद, कि दक्षिण भारत एक नया सेंटर कांग्रेस के लिए उभरा है। 128 सीटें वहाँ से आती हैं, 28 सीटें बीजेपी को मिली हैं, और दक्षिण भारत में ही सारा इन्वेस्टमेंट आता है। काफ़ी बड़ा हिस्सा इन्वेस्टमेंट का दक्षिण भारत में आता है। इंडस्ट्रियलाइज्ड जो है वो एरिया है हमारे देश का, और जीडीपी में उसका कंट्रीब्यूशन जो है वो बहुत ज़्यादा है। पढ़े लिखे लोग हैं, शिक्षा और स्वास्थ्य की अच्छी बेहतर सुविधाएं हैं वहाँ पे। तो जाहिर सी बात है कि वहाँ से सोचने समझने वाले लोग निकल रहे हैं, जो कि कांग्रेस का या विपक्ष का के लिए उपयोगी साबित होंगे। और कांग्रेस की रणनीति, हम लोग कई दिन से यहाँ पे चर्चा कर रहे थे कि दक्षिण में कॉन्सेंट्रेट करना चाहिए, कंसोलिडेट करना चाहिए। दूसरी बात, देखिए दो बहुत महत्वपूर्ण बातें, घटनाएं इस बार हो रही है इस वक्त मुल्क में। एक आर्थिक स्थिति, और दूसरा जो छात्रों से जुड़ा मामला है, जो एग्जाम का मैनेजमेंट है। फौरी तौर पर ये दो बड़े मुद्दे हैं। महंगाई, पेट्रोल के दाम, बेरोजगारी, डीजल के दाम, गैस के दाम, सीएनजी के दाम, सब तरफ बढ़ोतरी है, और उसके भुक्तभोगी देश का हर नागरिक है। उसके पास साइकिल भी नहीं है तो भी वो भुक्तभोगी है, क्योंकि उसको महंगाई बढ़ रही है उसके लिए। और दूसरा मुद्दा, हाँ, इसी पे आज रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की रिपोर्ट आई है। भारत की इकॉनमी का एक्सरे है, कई हड्डियां टूटी हुई दिखाई दे रही हैं उसमें। मैं सेकेंड हाफ में इस पे बात करूंगा, लेकिन जो एग्जाम का मामला है, अभी आपने बताया कि एयरफोर्स यानी पेपर्स का ट्रांसपोर्टेशन अब एयरफोर्स करेगी। कितना बड़ा मजाक है इस देश के लिए कि आपके पास इतनी बड़ी डाक व्यवस्था, इतना बड़ा शिक्षा मंत्रालय, ये सीबीएसई के लोग, ये एनटीए के लोग, ये बड़े बड़े तनख्वाहें, मोटी मोटी सैकड़ों करोड़ रुपए टैक्स पेयर्स का पैसा जा रहा है, इनसे ये काम नहीं हो रहा है।
चुनाव आयोग चुनाव नहीं करवा पाता निष्पक्ष, एनटीए एग्जाम नहीं ले पाता है, तो ये शिक्षा मंत्री फिर किस काम के है? अगर रक्षा मंत्रालय को एग्जाम देना है तो शिक्षा मंत्रालय किस काम के लिए? बंद करें, घर में जाएं। मोदी जी ने कहा गर्मी बहुत है, पानी पिए। तो चारों तरफ अफरा तफरी का माहौल है। और अभी आपने दिखाया कि राहुल गांधी ऑटो वालों के साथ बैठे हुए हैं। राहुल गांधी ने आज सीबीएसई के छात्रों से मुलाकात की है और उनसे भी उनकी ज़बानी सुनी। तो युवाओं के साथ राहुल गांधी और भुक्तभोगी लोगों के साथ खड़े हुए हैं। अब सवाल ये कि कई बार हमारे शो में भी बहुत से सवाल खड़े होते हैं राजीव जी कि राहुल गांधी सड़क पे नहीं आते। ये सड़क कौन सी है जहां राहुल गांधी को जाना है? मैं जरा पूछना चाहता हूं, ये सड़क कहाँ है? मतलब 2 बार तो भारत जोड़ो यात्रा कर ली, रोज वो लोगों से मिल रहे हैं। अभी आप देखिए, ये नीट के बच्चे हैं जिनसे राहुल गांधी मिल रहे हैं। तो ये सड़क पे आना नहीं है। सवाल ये है कि राहुल गांधी को मीडिया दिखाता नहीं है। राहुल गांधी लड़ रहे हैं, उनको लड़ता हुआ दिखाता नहीं है मीडिया। सिर्फ ये डिजिटल मीडिया में भी राजीव जी बहुत कम चैनल होंगे या प्लेटफॉर्म होंगे, मीडिया हाउस होंगे जो दिखाते हैं भी राहुल गांधी को। देखिए, वीपी सिंह जब जनमोर्चा बना रहे थे, मैं उनके साथ बहुत ट्रेवल करता था। वीपी सिंह रोज, वो मीडिया के बनाए हुए नेता थे, रोज अखबारों की फ्रंट पेज पे रहते थे। वो रोज वो अक्सर आए दिन कवर स्टोरीज होती थी, चाहे माया हो, चाहे प्रोब इंडिया हो, चाहे वो संडे हो, रविवार हो, इंडिया टुडे हो, हर उस मैगजीन की कवर स्टोरी में वीपी सिंह होते थे। कहाँ है मीडिया? जो तथाकथित सेकुलर मीडिया, वहां भी नहीं दिखता। मैं नाम नहीं लेना चाहता, उनका लोग समझते हैं, वहां भी नहीं दिखाई देते। अखबार के पन्नों में, अंदर के पेजेस में सिंगल कॉलम, डबल कॉलम। तो जब मीडिया ही विपक्ष को नहीं दिखाएगा और फिर सवाल ही पूछेगा कि उनके बड़े बड़े कॉलम लाते हैं उनकी उन्हीं अखबारों में कि राहुल गांधी लड़ते हुए दिख रहे हैं। कहाँ? मतलब हमारे चैनल में तो दिख रहे हैं लड़ते हुए। तो सवाल ये है कि ये अब कांग्रेस पार्टी की तमाम जो रणनीति है, मैं बार बार कहता हूँ, मीडिया भी एक रणनीति का हिस्सा होना चाहिए। रणनीति का हिस्सा केवल ये नहीं होता है कि आप प्रतिक्रिया दें, बयान दे दें, रिएक्शन दे दें, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दें। मीडिया की रणनीति एक क्लेवर जो प्रोजेक्ट है वो होना चाहिए। उसकी एक एब्सेंस वहाँ पे दिखाई देती है मुझको। सोशल मीडिया पे राहुल गांधी की प्रेजेंस है, बिलियंस उनके वीडियोस जाते हैं। तो ये सबसे बड़े जो त्रासदी हमारे देश की है, आज मैं दावे के साथ कह सकता हूँ राजीव जी कि आज अगर राहुल गांधी 2 चीजें छोड़ दें, क्रोनी कैपिटलिज्म का नाम लेना छोड़ दें, क्रोनी कैपिटलिज्म का, पूंजीपतियों का नाम लेना छोड़ दें, पूंजीपतियों से के खिलाफ लड़ाई छोड़ दें और सामाजिक न्याय के मुद्दे से पीछे हट जाएं, केवल वो मोदी सरकार की कमियों पर अपने विमर्श को केंद्रित करें, आप देखिएगा यही मीडिया उनको रोज दिखाएगा। असली वजह यह है। और लेकिन राहुल गांधी को सोशल मीडिया में दूसरी जगह पे ट्रैक्शन है यूथ के साथ। और सबसे बड़ी बात यह है, आखिरी बात कह रहा हूं, कि बीजेपी के पास यूथ को एंगेज करने का कोई प्लान नहीं है। उनको जेनजी जो है विलेन दिखाई देता है। उनको वो जेनजी को कॉकरोच के तौर पर देख रहे हैं। वो जेनजी की बात हिट लेके घूम रहे हैं, वो हिट लेके घूम रहे हैं। वही तो वो यूथ से एंगेज नहीं, उनके पास यूथ से एंगेज करने का कोई वो नहीं है। उनका मतलब यूथ का वो होता है कि वो यूथ जो रामनवमी मस्जिदों के सामने डांस करता है डीजे लगा के, वो यूथ है बीजेपी का। पढ़ाई लिखाई करने वाला जो बच्चा है वो यूथ नहीं है। जो नीट का इम्तिहान देकर एमबीबीएस करना चाहता है वो यूथ नहीं है। यूथ का मतलब है कि मस्जिदों के सामने डांस करें आप रामनवमी में। तो ये जो परिभाषा है, और इस वजह से बीजेपी इंगेज नहीं कर पा रही है इस देश के पढ़े लिखे और होनहार बच्चों से। उनके पास कोई प्रोग्राम नहीं है, बल्कि उल्टा काम कर रहे हैं। वो जेनजी की बात आएगी तो नेपाल का उदाहरण देंगे, वो बांग्लादेश का देंगे, वो कहेंगे ये आतंकवादी हैं, ये कॉकरोच हैं, ये देश को
को विघटन करना चाहते हैं, सत्ता पलट करना चाहते हैं। इतनी बड़े बड़े तोहमत लगा देंगे युवाओं पे। वो बेचारा बच्चा एग्जाम दे रहा है, उसके पेरेंट्स लाखों रुपए खर्च कर रहे हैं लोन लेकर कोचिंग में, और फिर वो एग्जाम देकर लौटता है और मालूम पड़ता है उसका पेपर लीक हो गया। साल भर उसने मेहनत किया है, आंखें फोड़ी है, रात रात भर पढ़ा है वो, और उसको आप कह रहे हैं कॉकरोच है ये। तो बीजेपी के पास यूथ को एंगेज करने का कोई प्रोग्राम ही नहीं है, उनकी माइंडसेट में ही नहीं है ये बात। राहुल गांधी एंगेज कर रहे हैं, लेकिन राहुल गांधी का ये एंगेजमेंट उनकी पार्टी या अपोजिशन के मीडिया स्ट्रेटेजी के साथ मेल नहीं खा रहा है। जी राजीव जी 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 बिल्कुल, राहुल गांधी की स्ट्रेटेजी और मीडिया की बात हम लोग कर रहे हैं। साथ साथ इस देश में एक नई रणनीति के साथ, नई स्ट्रेटेजी के साथ राहुल गांधी नज़र आते हैं। विपक्ष की बात अभी मैं टोटली नहीं करूंगा, लेकिन अगर कांग्रेस पार्टी की बात की जाए तो कांग्रेस इन रणनीतियों के साथ सामने नज़र आती है। ज़रा प्रेम कुमार जी, कांग्रेस को बहुत नज़दीक से आप भी देखते हैं, ज़रा आपसे समझना चाहता हूँ पिछले 3-4 दिनों के घटनाक्रम, उसमें आज तक, उस पर आपकी राय। जी शुक्रिया राजीव जी। देखिए, आज की बात लें, यहाँ हम बात वहीं से शुरू करना चाहते हैं जहाँ कि सीबीएसई की परीक्षा लीक जो सवाल है और उसको पेपर का रिवैल्यूएशन का जो सवाल आया, लाखों बच्चे जो परेशान हैं, उसको सेना के हवाले करने की बात की जा रही है कि एयरफोर्स जो है उसका इस्तेमाल हो रहा है। कि सेना का इस्तेमाल कब होता है? जब आपदा आती है, किसी भी किस्म की आपदा हो। ये आपदा नेचुरल भी हो सकती है, ह्यूमन मेड भी हो सकती है, पड़ोसी का आक्रमण भी हो सकता है और ऐसे भी हो सकता है। तो क्या सरकार ने ये मान लिया है कि ये आपदा है, सेना की ज़रूरत है? ये एक बात है। निश्चित रूप से इसको हम मतलब निकालते हैं कि सरकार ने मान लिया कि अब हमसे ना हो सकेगा, ये परीक्षा कराना अब मेरे वश की बात नहीं है, हमें सेना की मदद लेनी पड़ेगी। और ये इसका साफ तौर पर मतलब है। दूसरा मतलब ये है कि सेना का इस्तेमाल तो आप आगे आने वाली परीक्षाओं में करेंगे। आज जो परीक्षा हुई है उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? जो सुप्रीम कोर्ट भी कह रहा है कि किसी को तो जिम्मेदार होना हो। राहुल गांधी लगातार कह रहे हैं कि धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो, शिक्षा मंत्री को इस्तीफा देना चाहिए, और शिक्षा मंत्री उल्टे राहुल गांधी से सवाल जवाब कर रहे हैं। किरण रिजिजू राहुल गांधी से सवाल जवाब कर रहे हैं। और एक बात जो राहुल गांधी ने अपने सवाल में उठाई वो ये बात थी कि जो कंपनी OM जो टेक कंपनी है जिसने कि ये परीक्षा कराया, जो पहले किसी और नाम से था, वो जो कंपनी थी, और उसने तेलंगाना में भी एग्जाम कराए थे और उस समय 23 बच्चों ने आत्महत्या की थी। तो इस फैक्ट को मालूम करने में 20 सेकंड टाइम लगता है, गूगल पर सब अवेलेबल है। तो ये जानते हुए भी कि एक कंपनी जो वही OSM पैटर्न पर एग्जाम करा रही थी और उसमें जो 23 बच्चों ने आत्महत्या कर ली, तो आपने फिर से पूरे देश के बच्चों को उनके हवाले क्यों कर दिया? यही सवाल तो राहुल गांधी पूछ रहे हैं। जवाब में ये कहा गया कि कर्नाटक में, तेलंगाना में, तमिलनाडु में वर्क ऑर्डर्स उसी कंपनी को क्यों दिए गए? ये कांग्रेस की सरकार में भी दिए गए। मैंने थोड़ा सा खंगालने की कोशिश की तो तेलंगाना में हमने पाया राजीव जी कि 8 जून को वर्क ऑर्डर उस कंपनी को दिए गए थे, 2023 की बात है। और तेलंगाना में कांग्रेस की सरकार उस समय थी ही नहीं, कांग्रेस की सरकार दिसंबर में आई। तो ये तो फैक्चुअली गलत बोल करके आरोप लगा रहे हैं आप। तो मैं ये नहीं कह रहा कि इससे मेरे प्रश्न करने का मतलब कांग्रेस का बचाव नहीं है।
मेरे प्रश्न करने का मतलब है कि गलत बोलकर सही सवाल को क्यों ढक रहे हो? गलत उदाहरण देकर सही सवाल जो राहुल गांधी उठा रहे हैं उसको क्यों ढका जा रहा है? और सही सवाल क्या है? मान लीजिए कि किसी और की ही सरकार थी तेलंगाना में, कांग्रेस की भी होती तो क्या होता? तो क्या जिस कंपनी के काम करने के बाद जो फेल्योर हो गई कंपनी, 23 बच्चों ने आत्महत्या कर ली, तो उसी कंपनी को आप क्या काम इसलिए देंगे कि कांग्रेस की सरकार ने दिया था? हालांकि कांग्रेस की सरकार ने नहीं दिया था, मैं फैक्चुअली बोल रहा हूं। तो ये जो बातें हैं ये कहीं से जस्टिफाइड नहीं। इसको सिंपली ऐसे भी समझ सकते हैं कि चूंकि तुमने चोरी की इसलिए मैंने चोरी की, या तुम चोर इसलिए मुझे चोर मत कहो। ये तो कोई बात ही नहीं होती है। आप गलत हैं तो गलत हैं आप, और देश हित की बात आपको सोचनी है। आप सरकार हैं और आप केंद्र में बैठे हुए हैं और आपके ऊपर उंगलियां उठ रही हैं। मामला सुप्रीम कोर्ट में है, मामला जनता के बीच है। प्रेम कुमार जी, लेकिन एक बात ये भी है राजीव जी कि इसमें तुम चोर वाली बात भी नहीं आती है। मैंने जैसे तेलंगाना का उदाहरण दिया, वहां तो कांग्रेस की सरकार ही नहीं। बिल्कुल सही, लेकिन मैं उन एक्सट्रीम में भी जा रहा हूं जो आप कहने की कोशिश कर रहे हैं। मतलब जो बीजेपी आरोप लगा रही है कांग्रेस पार्टी पे, आप उसको एक पल के लिए मान भी लें तब भी आप गलत हैं। बिल्कुल। जब आपको यह लग रहा है कि तेलंगाना की सरकार ने गलत किया, मान लिया गलत किया, तो फिर आप उस गलती को आप क्यों दोहरा रहे थे? और ये जो पूरा वाकया, ये एक बहुत बड़ा क्राइम है कि बच्चे एग्जाम दे, उनकी कॉपियां चेक भी नहीं हुई, लाखों कॉपियां चेक नहीं हुई, और वो कोई ब्लर है, कोई फोटो लेते समय राइट साइड का लाइन कट गया है, लेफ्ट साइड का लाइन कट गया है, उसको मशीन नहीं पढ़ पा रही है, और मशीन हर उस डायग्राम वाली चीजों को नहीं पढ़ सकी, चाहे वो बायोलॉजी का पेपर हो, चाहे केमिस्ट्री में केमिकल रिएक्शंस वाली चीजें हो, चाहे मैथमेटिक्स में जो डायग्राम वाली चीजें हो, मशीन नहीं पढ़ पाई। तो इतना बड़ा डिमेरिट्स आप बिना ट्रायल के, बिना किसी चीज के आप लाखों बच्चों पर इस्तेमाल कर दे रहे हैं, और बच्चे उसमें आत्महत्या कर रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, और जिम्मेदारी लेने वाला कोई नहीं है। और यही चीज भाई, ये तो सीबीएसई का मामला, हम लोग तो एनटीए भी डिस्कस कर रहे थे, एनटीए हो या सीबीएसई हो, इसमें किसी की जिम्मेदारी लेने की सरकार की प्रवृत्ति नहीं दिखती। आंखों में धूल झोंकने के लिए सेना का इस्तेमाल हो रहा है। सेना का इस्तेमाल होने का मतलब समझ रहे हैं? मतलब है कि सेना के पीछे छिप जाना, जो इस सरकार की आदत रही है। कल क्या कीजिए कि आप देश के कुछ वैसे राष्ट्रवादियों की टीम बना दीजिए, बोलिए कि ये बहुत महान राष्ट्रवादी हैं, भारत रत्न लोग हैं, सचिन तेंदुलकर टाइप के लोग हैं, उनकी टीम बना दीजिए, यही परीक्षा की निगरानी करेंगे। आप बोलेंगे कि भाई आप भारत रत्न पर सवाल उठाओगे क्या? सेना पर सवाल उठाओगे क्या? और आप नीचे सारा करप्शन का सिस्टम जो है उसका पर्देदारी करते रहेंगे। तो ये फेस सेविंग के लिए सेना का इस्तेमाल हो रहा है, ताकि इस सरकार को राष्ट्रवाद के पिच पर आगे बढ़कर उन बातों को, उन आवाज को दबाने का मौका मिले जो जेन्युइनली छात्रों के लिए बोल रहे हैं। छात्रों की आवाज को दबाने का प्रयास है सेना से पेपर ढोवाने का ये जो कार्यक्रम है। सेना के पेपर आप ढो देंगे तो भ्रष्टाचार रुक जाएगा। और सेना क्या भ्रष्टाचार से मुक्त रही है? सेना में क्या भ्रष्टाचार नहीं हुए? भाई आपने तो राजीव गांधी के जमाने में बोफोर्स तोप कमीशन खोर जैसे नारे लगाए थे, और आज आप सेना को बोल रहे हैं कि सेना भ्रष्टाचार मिटाने के लिए आपका सीबीएसई का एग्जाम करा देगी। सेना में वर्दी घोटाले, ताबूत घोटाले क्या नहीं हुए? होते रहे हैं। तो भ्रष्टाचार का इलाज खोजने के बजाय इलाज क्या है? पनिश करना, पकड़ना, और यहाँ तो पूरे कुएं में भंग है जी। भाई कुआं में ही भंग है, एक को क्या, केवल आप किसी को पकड़ लेते हैं जो असल जो जिम्मेदार है। पहले भी हम लोग कह चुके हैं, बात कर चुके हैं कि एनटीए एग्जाम देने वाला व्यक्ति, जो कराने वाला अधिकारी, एनटीए का प्रमुख, उसको छत्तीसगढ़ में जाके प्रमुख सचिव बना दिया, गृह सचिव बना दिया। तो जो
आप पनिश करने के बजाय रिवॉर्ड दे रहे हैं, तो कैसे खत्म होगी ये चीजें? तो छात्रों की लाश पर आप इस तरह की हरकतें कर रहे हैं कि पनिश करने के बजाय आप रिवार्ड दे रहे हैं। ये छात्रों की लाश पर काम करना हुआ, उनकी परवाह नहीं करना हुआ, ये सही मायने में ये बातें हैं। तो राहुल गांधी ने जो बात बुलंदी के साथ कही कि ये छात्रों के साथ अन्याय हुआ है, अकाउंटेबिलिटी तय होनी चाहिए, उसकी एक बार फिर पुष्टि हो रही है जब सुप्रीम कोर्ट उसी बात को दोहरा रहा है कि भाई अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए। तो हम देख रहे हैं, चाहे वो ऑटो वाले से मिले, ऑटो वाले के साथ मिलकर के बात करते रहे, छात्रों की बात उठाते रहे, तो राहुल गांधी प्रो पीपल पॉलिटिक्स के इर्द गिर्द अपने आप को रखे हुए हैं। जनता की आवाज उठाएंगे, चाहे वो ऑटो वाला हो, चाहे वो परीक्षा देने वाले बच्चे हो, हम उनकी आवाज उठाएंगे। और इस राजनीति की काट जो है वो चूंकि बीजेपी नहीं कर पा रही है, तो वो उल जुलूल आरोप लेकर राहुल गांधी के पास के खिलाफ आ रही है, जिसमें फैक्चुअली एरर होता है। उन आरोपों में फैक्चुअल एरर होता है और सरकार के जिम्मेदार लोग, मंत्री लोग, वो फैक्चुअली गलत बातें कह करके राहुल गांधी को ग्रिल करने का प्रयास करते हैं और गोदी मीडिया उसको ढकता है और उसी आवाज को बुलंद करता है फैक्चुअल एरर को छिपा करके। तो ये एक सच्चाई है। आवाज आप जनता के लिए उठाइएगा तो आपको फंसाया जाएगा, आपको ग्रिल किया जाएगा, आप ही को दोषी ठहराया जाएगा। भाई आवाज उठाइएगा। आज देश में जो कोई भी आवाज उठाता है, जो कोई भी सवाल उठाता है, उसी को फंसाया जाता है, उसी को देश विरोधी बताया जाता है, उसी को विक्षिप्त बताया जाता है, उसी को कम बुद्धि वाला बताया जाता है, उसी को सोरोस का आदमी बताया जाता है, उसी को विदेशी षड्यंत्र वाला बताया जाता है। और ये सारी बातें राहुल गांधी के लिए भी हो रही हैं और उन सब के लिए जो सवाल उठाते हैं, चाहे कॉकरोच की टीम हो, पूरे देश की यंग इंडिया हो, उनको उनके ऊपर भी यही आरोप लगे। सोनम वांगचुक पर भी लग गए भाई। सोनम वांगचुक भाई क्या किया उन्होंने? कॉकरोच का समर्थन किया तो राज्यपाल साहब ने उनको बुला लिया। भाई हमने तो कहा, मुझे तो वो गाना याद आया, शायद मेरी शादी का ख्याल दिल में आया है, इसीलिए मम्मी ने मेरी तुझे चाय पे बुलाया है। अरे चाय पे बुलाया सोनम वांगचुक को, और चाय पे बुला के क्या किया? मीठी मीठी बातें की, और जैसे वो गए बोले कि हमने उसको डांट पिलाई, पूरे देश को बताया कि हमने कैसे डांट पिलाई। भाई आप वीके सक्सेना साहब राज्यपाल हैं, और जब तक राज्यपाल हैं, लेफ्ट एलजी हैं, जब तक एलजी हैं तभी तक आपका महत्व है। और सोनम वांगचुक, इनको सरकारों ने अवार्ड दिया है, रिवॉर्ड किया है, वो शिक्षाविद हैं, वो संघर्षशील नेता हैं, उनके ऊपर आप यूएपीए लगा दीजिए या उनकी शिकायत अखबारों में छपवा दीजिए कि हमने उनको डांटा है, फटकारा है। उससे सोनम वांगचुक का कद छोटा नहीं होगा, आपका कद छोटा होगा, क्योंकि मम्मी ने चाय के बहाने जो बुलाया है, साजिश के लिए बुलाया था। ये बात जो है सबको समझ में आ गई है। जी 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 जी, बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं। सुनील शुक्ला जी आपके पास आता हूँ, लेकिन एक वीडियो ज़रा दिखाना चाहता हूँ। आप राहुल गांधी नीट के छात्रों से मिल रहे हैं। देखिए अभी बात हो ही रही थी कि ऑटो रिक्शा वालों से मिल रहे हैं, मिलते रहे हैं, नीट के छात्रों से मिलकर क्या बातचीत हो रही है। एक छोटी सी वीडियो, एक छोटा सा पार्ट उसका देखिए और उसके बाद चर्चा आगे बढ़ाते हैं। और ये हम इस चर्चा में ये खोजने की कोशिश कर रहे हैं जो बातें लगातार होती हैं कि विपक्ष और ख़ासकर कांग्रेस पार्टी, राहुल गांधी दिखाई नहीं देते हैं। हम यहाँ कोई तरफदारी नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ वो दिखाने बताने की कोशिश कर रहे हैं कि देश में विपक्ष है और विपक्ष क्या कर रहा है, खासकर कांग्रेस पार्टी क्या कर रही है। ज़रा इस वीडियो को देखिए। Fundamental problem with our medical exam system. नीट का भैया पेपर अवेलेबल है टेलीग्राम। किसी को ट्रस्ट हो ही नहीं रहा कि ये पेपर लीक नहीं होगा। हमें तो लग रहा है ये भी हो जाएगा। कोई ऐसी बात नहीं है जो गारंटी कर रही है कि नहीं होगा। लास्ट मिनट में हो जाएगा, फिर से वो तमाशा शुरू हो जाएगा। कोटा में तो सर हर दूसरे दिन सुसाइड हैं, कोचिंग सेंटर हैं, वो दबा देते हैं बात को, फिर उनके कैरेक्टर को जज किया जाता है कि बच्चे ने नशे की वजह से जो है सुसाइड किया है। 3 घंटे तक हमारी चेकिंग होती है, 2 घंटे बायोमेट्रिक में लेते हैं वो लोग, उसके बाद भी हमारी चेकिंग कर रहे हो। एक बार सिस्टम की तो कर लो। It is the government's responsibility to educate people. It is the government's responsibility to give people health care. That's my view. That's not the current government's view. Why don't they do it 5 times a year? At least that way, paper gets leaked, you stop it, but everybody doesn't get destroyed. You'll basically end up missing 1 year. So how are you feeling? What's the plan now?
सर मेन इशू तो अब ये देखिए, सारे बैठे हुए हैं बच्चे और नीट के परीक्षार्थी, और जो परेशानियां हैं वो यहाँ अपनी परेशानियों को बता रहे हैं। सवाल यही है कि ये आखिर राहुल गांधी से क्यों मिलने आ रहे हैं। सुनील शुक्ला जी, सवाल ये है कि ऑटो रिक्शा वाले क्यों मिले? राहुल गांधी जा रहे थे, रुक गए, मिले, खाए भी, खिलाया भी, साथ में राहुल गांधी को बैठा, क्यों मिल रहे हैं? और दूसरी बात, इतना ही अगर कांग्रेस नकारा पार्टी है, विपक्ष नकारा है, तो खासकर कांग्रेस को 17-18 करोड़ वोटर्स ने वोट क्यों दिए? सवाल तो पैदा होता है। आज दक्षिण भारत के 4-5 प्रमुख राज्यों में से 4 राज्य में कांग्रेस पार्टी क्यों सत्तारूढ़ है, ये सवाल भी उठता है। और इन सब के बीच ये तो वो सवाल या उसका जवाब है जो लगातार लोग कहते हैं, लेकिन यहाँ पर दूसरी जो महत्वपूर्ण बात आती है कि आखिर स्ट्रेटेजी क्या है, राहुल गांधी किस राह पे चल रहे हैं, और जो सरकारें हैं उन सरकारों के साथ क्या कर रहे हैं, मतलब अपनी सरकारें जो उनके हैं, और खासकर कर्नाटक को लेकर बातें होती थीं। 2.5 साल का फॉर्मूला चल रहा था, पहले दूसरे दिन से ही शुरू हो गया था। और छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश को बहुत नज़दीक से हम सब जानते हैं, छत्तीसगढ़ में भी ऐसी कोई बात नहीं थी, लेकिन भूपेश बघेल और TS सिंहदेव के बीच 2.5 साल की बात होने लगी, बनाई गई बात। ऐसे ही उधर राजस्थान में बातें बनाई गई दोनों के बीच, यानी अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच। ये जो है मीडिया के बारे में जो हमारे साथी प्रशांत जी कह रहे थे, वो मीडिया की देन है, लेकिन इन चीज़ों को, इन तमाम चीज़ों को किनारे रखते हुए ये बताते हैं, ये यहाँ हम बात करने की कोशिश करते हैं, आपके ज़रिए समझने की कोशिश करते हैं सुनील शुक्ला जी, कि स्ट्रेटेजी, रणनीति और किन रणनीतियों पर यहाँ खासकर कांग्रेस पार्टी चल रही है। धन्यवाद राजीव जी। एक तो नीट की परीक्षा को लेकर के जो आपने कहा कि राहुल गांधी इन बच्चों से मिल रहे हैं या बच्चे उनसे मिल रहे हैं, लोग राहुल गांधी पे तरह तरह के आरोप लगा रहे हैं। राहुल गांधी को लेकर के लोग उनको क्यों टारगेट किया जा रहा है, इन सभी का जवाब जो विद्यार्थी है वेदांत, जिसने अपने जो उसके परीक्षा प्रश्न जो कुछ कापियाँ बदल दी गई थी, जो उसने अपनी कापियों को सोशल मीडिया पे पेस्ट किया, उसने प्रधानमंत्री को टैग नहीं किया अपने साथ, उसने शिक्षा मंत्री को संबोधित नहीं किया, उसने राहुल गांधी को संबोधित किया। ये तमाम लोग जो सवाल उठा रहे हैं कि आखिर राहुल गांधी ऐसा क्यों, राहुल गांधी वैसा क्यों, उनका सबसे बड़ा जवाब उस लड़के का ये सोशल मीडिया पे उसकी पोस्ट है। राहुल गांधी अगर कुछ नहीं है, राहुल गांधी को अगर इन विद्यार्थियों से कोई उम्मीद नहीं है, राहुल गांधी किसी की आवाज नहीं है, राहुल गांधी जनता से जुड़े हुए नहीं है, ये जो इस तरह के नैरेटिव बना रहे हैं, उनके लिए उस विद्यार्थी का, वो न राजनीति जानता है न कुछ जानता है। वो नीट का एक सामान्य सा विद्यार्थी है, जिसने सीबीएसई का एक सामान्य सा विद्यार्थी है, जिसने पुनर्मूल्यांकन के लिए अपनी कापियां मांगी, तो ये पता चला कि उसकी कापी थी ही नहीं, और सरकार के जो समर्थक लोग हैं उसको पाकिस्तानी बताने लगे। उस लड़के की गलती तो ही थी नहीं, उसने राहुल गांधी को टैग अपने पूरे साथ टैग किया। क्यों किया उसने? ऐसा तो है नहीं कि उसको समझ नहीं है। दरअसल इन जो जनता की जो सवाल है उससे के साथ जुड़ते हुए लोगों को राहुल गांधी दिख रहा है। वह इन विद्यार्थियों से अब तक किसने बात की? ये जो नीट के विद्यार्थी आपको दिखाई दे रहे हैं, अभी आप हम लोग ये क्लिप देख रहे हैं, इनसे कौन मिलने गया? प्रधानमंत्री जी का एक बयान आया प्रधानमंत्री जी की तरफ से कि प्रधानमंत्री जी खुद इस मसले को देख रहे हैं, तो पहले क्यों नहीं देख रहे थे? और आज देख रहे हैं तो किस विद्यार्थी से उनकी बातचीत हुई? अगर वो देख रहे हैं, मान लीजिए विद्यार्थियों से नहीं बात हुई, तो जो लोग इस लीक के लिए जिम्मेदार हैं, क्या उनकी पहचान हो पाई? अगर पहचान हुई तो उनके खिलाफ कार्रवाई क्या हुई? और अगर पहचान नहीं हुई तो क्यों नहीं हुई? मेरे जैसा व्यक्ति तो सवाल यही करता है कि आखिर परीक्षा, इस तरह की परीक्षाएं लेने के लिए एनटीए का गठन ही क्यों किया गया? क्या जरूरत थी इसकी? क्या इसके ऊपर इसकी अकाउंटेबिलिटी है? जो लोग इस परीक्षा को संचालित कर रहे हैं उनके ऊपर किस तरह का नियंत्रण है, किस तरह की जवाबदेही है? जो बात कही जा रही है कि जो पिछले वाले सज्जन थे वो कराने चले गए, किसी मुख्यमंत्री के विशेष सचिव बन गए, वो प्रमुख नहीं है एनटीए के। एनटीए का चेयरमैन इसका प्रमुख होता है।
जिन जोशी जी के बारे में कोई बात नहीं कर रहा। 2024 में परीक्षा जब प्रश्न पत्र लीक हुए थे तो ही चेयरमैन थे, और वही जोशी जी परीक्षा रद्द होने के बावजूद ये कह रहे थे कि प्रश्न पत्र लीक नहीं हुआ। कोई कार्रवाई नहीं निकला, नाम भी कोई नहीं निकले। तो जो संयुक्त संसदीय समिति थे उसके सामने जाकर उन्होंने कहा कि प्रश्न पत्र लीक नहीं हुआ। ये जबरदस्त तरीके से नैरेटिव बनाने की कोशिश की गई कि एक तरफ डीजी जो हैं वो कह रहे हैं कि साहब हमसे गलती हुई, हमसे गलती स्वीकार करते हैं। सम्मानित जोशी साहब एक बार भी उन्होंने नहीं कहा, उन्होंने तरफदारी की कि ना बिल्कुल नहीं प्रश्न पत्र लीक हुआ है, और कोई नहीं बोलने गया। शिक्षा मंत्री ने भी उनको कुछ नहीं कहा कि आप किस तरह की बात कर रहे हैं। तो अगर आप प्रश्न पत्र लीक होने के बावजूद उस संस्था का मुखिया इस बात पे जोर देता रहे कि नहीं कोई लीक नहीं है, तो आप इस संस्था की जो जिम्मेदारी का भाव है उसकी कल्पना कर सकते हैं। तो मेरा सवाल तो पहले ही मैं लगातार ये सवाल उठाता हूँ कि एनटीए ही क्यों बने? किस बात के लिए एनटीए को बना दिया आपने? क्या इस देश से परीक्षा लेने वाली संस्थाएं नहीं है? क्या इस देश में इसके पहले नीट की परीक्षा, पीएमटी या सीपीएमटी या जीई की परीक्षा नहीं होती? संघ लोक सेवा आयोग इसकी परीक्षा नहीं लेता है अपने विभिन्न परीक्षाओं की। संघ लोक सेवा जब से हम जानते हैं, मैंने संघ लोक सेवा आयोग के प्रश्न पत्र तो कभी लीक होते हुए नहीं देखे, मेरी स्मृतियों में बिल्कुल नहीं है। जेईई की परीक्षा जो उसका प्रश्न पत्र केवल एक बार लीक हुआ है। एनटीए बनने के बाद ही 2 बार लीक हो गया प्रश्न पत्र। एक परीक्षा आप ढंग से नहीं करा सकते हैं। नैरेटिव बनाने के लिए क्या करते हैं आप कि सेना के जहाजों से भेज देंगे। अरे सेना के जहाज को तो अभी आदमी चलाएगा, किसी हवाई अड्डे पे उतरेंगे, वो किसी जगह जहां पर रखा जाएगा। प्रश्न पत्र तो छप करके आएंगे कहीं से, सेना तो छापेगी नहीं कहीं न, कोई जो लोग पकड़े जा रहे हैं वो कौन लोग हैं? वो तो पेपर सेटर्स हैं, जो परीक्षा की व्यवस्था में शामिल लोग हैं। कोई परीक्षा जो कोई मूल्यांकन करता है, कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट चलाता है, कोई प्रश्न पत्र सेटिंग में उसकी भूमिका रही है, कोई किसी का मॉडरेशन में भूमिका रही है। ऐसे लोगों का तो नाम आ रहा है जो 13-14 लोग गिरफ्तार किए गए हैं। उसमें जो लोग शामिल हैं तो उसमें तो उनको तो सेना नहीं रोक सकती। किस तरह का नैरेटिव बना रहे हैं आप? क्या आप रक्षा मंत्री के यहाँ बैठक कर रहे हैं और लोगों को बता रहे हैं कि नहीं, जो एक आपका राष्ट्रवाद का नारा है उसके तहत अपनी पूरी विफलताओं को ढकना चाहते हैं। जो जिन कारणों से, जिन वजहों से पेपर लीक हुआ, उन वजहों को कैसे रोकेंगे आप? वही सीबीएसई बोर्ड की स्थिति है। आपने स्कैन कॉपी जांचने की व्यवस्था कर दी। कैम्ब्रिज के जो क्या परीक्षा में लोग स्कैन कॉपी भेजी जाती है, हाई रेजोल्यूशन में उनकी कॉपियों को स्कैन किया जाता है। आप क्या करते हैं? राहुल गांधी का जो ट्वीट आप देखिए कि 3 बार आपने टेंडर बदला। 3 बार उस टेंडर में भी, हर नए टेंडर में आपने जो आपकी शर्तें थी, जो आपके कंडीशंस थे, उसमें आप ढील देते चले गए। जिस कंपनी को आपने ठेका दिया स्कैनिंग का, उसका क्या अनुभव था? वो कितनी बार स्कैनिंग का कॉपी स्कैन किया है उसने? और जो सीबीएसई के परीक्षार्थियों की संख्या कोई 1000-2000 नहीं होती है। आपने एक नए व्यक्ति की एंट्री कर दी हो, एक नए संस्थान की एंट्री कर दी, जो एक गोपनीय प्रोसेस है स्कैनिंग के लिए, और उसके बाद उसी स्कैनिंग के माध्यम से जो अंक दिए जाएंगे उसको जोड़ने के लिए। क्यों कर दिया आपने? तो किस आधार पे आपने किया? क्या अनुभव था इस स्कैनिंग से? परीक्षा जो शिक्षा की जगत के लोग हैं, जो विद्वान लोग हैं, वो बतावें कि प्रश्न पत्रों का मूल्यांकन सामने बैठे करना और स्कैन कॉपी का कंप्यूटर पे करना समान, एकदम दोनों चीजें बराबर हैं। अगर दोनों चीजें बराबर होती तो दुनिया के महत्वपूर्ण शिक्षण संस्थानों में स्कैनिंग से मूल्यांकन कर दिया जाता। क्या हार्वर्ड यूनिवर्सिटी अपने परीक्षार्थियों का मूल्यांकन स्कैन कॉपी से करती है? कोई भी दुनिया का विश्वविद्यालय परीक्षाओं की गंभीरता को लेकर के आप कितने संवेदनशील हैं? जी सुनिए। नीट देश का सबसे महत्वपूर्ण परीक्षा है। अब आप कर्नाटक क्या बात कर रहे थे? सवाल इस बात का है कि कांग्रेस ने अब महत्वपूर्ण और अप्रिय निर्णय लेने की परंपरा को शुरू कर दिया। अब ये स्थिति नहीं है कि हम राज्य में अगर किसी राजनीतिक जरूरत है, संगठनात्मक परिवर्तन की जरूरत है, तो निर्णय नहीं लेंगे, निर्णय को टालते रहेंगे।
जो अनुभव आपका छत्तीसगढ़ में है रहा, चाहे राजस्थान में रहा और चाहे मध्य प्रदेश में रहा, सरकार ने निर्णय ले लिया। और सिद्धारमैया को 8 साल तक मुख्यमंत्री बना करके रखा कांग्रेस ने। कितने मुख्यमंत्री हैं भारतीय जनता पार्टी में? सिद्धारमैया जब जनता दल छोड़ करके आए थे, उस समय जनता दल छोड़ करके आए थे, कांग्रेस ने उनको जगह दी। और कांग्रेस ने केवल जगह नहीं दिया, उनका स्थापित एक महत्वपूर्ण नेता के रूप में उनको बना। वो मूल कांग्रेसी नहीं है, वो जनता दल से आए हुए व्यक्ति, लेकिन नेतृत्व दिया, 8 साल तक मुख्यमंत्री बना के रखा, 5 साल तक विपक्ष के नेता रहे, जितने किसी सम्मान में कमी नहीं हुई। और अगर आज ये है कि अगला विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए एक आक्रामक नेतृत्व की जरूरत है कांग्रेस को, तो स्वाभाविक सी बात है कि उसे परिवर्तन किया। और जिस व्यक्ति को नेतृत्व सौंपा है, उस व्यक्ति ने एक राजनीतिक नेता के रूप में अपनी उपादेयता, अपनी रणनीति, अपने कार्यकौशल, अपनी मेहनत को साबित किया है। वो ऐसा नहीं है कि पैराशूट से उतरा होने का, 8 बार का विधायक है वो व्यक्ति। कितनी बार भारतीय जनता पार्टी सरकार, केंद्रीय एजेंसियों के दबाव थे कि वो पार्टी छोड़ करके चला जाए, कभी नहीं गया। चुनावी जरूरतों के लिए अगर आपको जो निर्णय है वो तो करने पड़ेंगे, और कांग्रेस ने साहस दिखाया। और ये जो परिवर्तन है वो निश्चित रूप से संगठन के दृष्टि से और चुनाव के दृष्टि से कर्नाटक के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण। जी बिल्कुल बिल्कुल। अमलेंदु जी, रणनीति की बात हम ज़रा समझना चाहते हैं इसका चर्चा के दौरान। ज़रा ये बताइए कि क्या कोई यहाँ नई रणनीति दिखाई दे रही है या सब कुछ पुराने ढर्रे पे चल रहा है? कांग्रेस पार्टी की बात कर रहा हूँ। राजीव जी, रणनीति तो नई दिखाई पड़ रही है, पुराने ढर्रे पे तो दिखाई नहीं पड़ रहा है। पुराने चीज़ें जो है वो बदली जा रही हैं, और जाहिर सी बात है कि जब पुरानी चीज़ें बदली जा रही हैं, वो चाहे नेतृत्व में हो और चाहे राजीव जी रणनीति हो, तो दोनों बदले हैं, तो रणनीति नई है। फिर अगर चुनाव से पहले जो है, और अभी चुनाव में समय है, अगर बदलाव किया जा रहा है, मुख्यमंत्री बदला जा रहा है, तो कोई आफत तो टूट नहीं पड़ी थी कि मुख्यमंत्री बदला जाए। इसका मतलब कि कोई रणनीति है राजीव जी, उस रणनीति के तहत ही ये बदलाव किया जा रहा है। और ये साफ दिखाई पड़ता है राजीव जी कि अब कांग्रेस की दृष्टि में अब 2029 का खास तौर से लोकसभा चुनाव जो है वो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि SIR के बाद जब चुनाव होगा, पूरे देश में SIR हो चुका होगा, तब तक क्या परिस्थितियां बनती हैं और किस तरीके से बीजेपी जो है किन किन राज्यों को हथिया चुकी होगी राजीव जी। तो इसलिए जो राज्य बचे हुए हैं जहां कुछ किया जा सकता है, तो उनको संभाल कर रखा जाए। तो मुझे लगता है कि ये इस रणनीति के तहत है। कर्नाटक में भी SIR हो रहा है राजीव जी, तो वहाँ भी इस तरीके की चीज़ें होंगी जो बंगाल में, तमिलनाडु में की गई हैं, तो वहाँ ठीक तरीके से हो और ज़्यादा गड़बड़ियाँ ना होने पाएँ, तो ये भी ध्यान रखना है। इसमें कोई शक नहीं है कि सिद्धारमैया एक कद्दावर नेता हैं और लंबे समय तक राज्य की राजनीति में उन्होंने अपना स्थान बनाया, और जनता दल एस को जब छोड़कर आए तो वहाँ कुमारस्वामी से उनका टकराव था। उसके बाद कांग्रेस में आए तो कांग्रेस ने उनको स्थान दिया, उन्होंने भी कांग्रेस के लिए काम किया। ऐसा नहीं है कि वो केवल कांग्रेस ने ही उनको किया, दोनों तरफ से गिव एंड टेक का रिश्ता था। लेकिन बहुत राजनीतिक गरिमा के साथ जो है वो उनकी एक तरह से कहा जाए मुख्यमंत्री के पद से विदाई हुई है। तो ये महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि जो गरिमा का जो है वो ख्याल कांग्रेस का नेतृत्व है उसने रखा है, और सिद्धारमैया ने भी अपना बड़प्पन दिखाया है। एक बड़ा राजनेता जो होता है उसने अपना बड़प्पन दिखाया, जिस तरीके से DK शिव कुमार को गले लगाया। और ये भी राजीव जी, अगर उनसे कहा गया था कि आपको राज्यसभा भेज देंगे, तो ये बात उनको पब्लिक करने की कोई जरूरत थोड़ी थी। इसीलिए उन्होंने पब्लिक किया कि भाई मुझसे कहा गया था कि आप जो है दिल्ली आ जाइए, यानी मुझको एडजस्ट करने की बात थी, मुझको एडजस्ट किया गया था, लेकिन मैं राज्य की राजनीति करूंगा। तो ये उन्होंने एक तरीके से ये स्पष्ट कर दिया। तो ये बहुत राजीव जी स्मूथली जो है वो सत्ता हस्तांतरण हुआ है। और मुझे लगता है कि ये कर्नाटक का जो विधानसभा का चुनाव होगा वो भी नज़र में है, और उससे ज़्यादा नज़र में जो है वो लोकसभा का चुनाव है, क्योंकि कर्नाटक में लोकसभा चुनाव में नुकसान रहा कांग्रेस को। तो अब उसको 2029 में दुरुस्त करना है, दक्षिण के सभी राज्यों को दुरुस्त करना है। और वहाँ से चूँकि अगर ताकत मिलती है दक्षिण से कांग्रेस को, तो केंद्र में आकर फिर राजीव जी मोर्चा अच्छा खुल सकता है। और फिर अभी तक जिस तरीके से तमिलनाडु में DMK का नुकसान हुआ है, पश्चिम बंगाल में नुकसान हुआ है, जिस तरीके से ममता बनर्जी का, तेजस्वी का बिहार में, तो ये सब देखने में आ रहा है कि जो इंडिया गठबंधन के क्षेत्रीय दल हैं, महाराष्ट्र में तमाम शिवसेना और NCP दोनों को जिस तरीके से नुकसान हुआ है, पार्टियां तोड़ भी दी गई हैं। खबरें तो ये भी चल रही हैं कि उत्तर प्रदेश और पंजाब में भी पार्टियां तोड़ने की तैयारी जो चल रही है,
इस तरह की भी की जाएगी, ये भी सुबह हाट शुरू हो गई है। तो यानी कांग्रेस की नज़र में राजीव जी मुझे लगता है कि 2029 जो है वो बहुत महत्वपूर्ण है और उसी के तहत ये सारी तैयारियां की जा रही हैं। DK शिव कुमार की राजीव जी जो कहा जाए मतलब जो महत्व है वो केवल कर्नाटक में नहीं है। DK शिव कुमार एक तरीके से कहा जाए कांग्रेस के क्राइसिस मैनेजर भी हैं केंद्रीय स्तर पर भी, और जहां जहां कुछ क्राइसिस की बात आती है तो DK शिव कुमार को लगाया जाता है। आपको याद होगा कि हिमाचल प्रदेश में जिस समय क्राइसिस हो रहा था DK शिव कुमार को ही वो क्राइसिस संभालने के लिए भेजा गया था, जब लग रहा था कि साहब वहां तोड़फोड़ करके जो है बीजेपी जो है सरकार गिरा देगी, तो DK शिव कुमार ही वहां जो थे वो क्राइसिस संभालने के लिए गए। तो एक अच्छे क्राइसिस मैनेजर भी DK शिव कुमार हैं और लगातार केंद्र सरकार के निशाने पर रहकर उनको प्रताड़ित भी किया गया, सब कुछ ये हुए, मुकदमे कायम हुए, मुकदमे छूट भी गए, ED को मुंह की भी खानी पड़ी, सब तरह की चीजें हुई, जेल भी उन्हें जाना पड़ा। उसके बावजूद किसी भी तरह की कोई कमजोरी जो है वो DK शिव कुमार ने नहीं दिखाई है। राजनेता के तौर पर मतलब जननेता के तौर पर भले ही सिद्धारमैया के कद के ना हो, लेकिन उन्होंने अपनी जो राजनीति में बहुत सी चीजें होती हैं राजीव जी जिनकी उपादेयता होती है। अमर सिंह तो जो थे वो ग्राम पंचायत का चुनाव नहीं जीत सकते थे, लेकिन सबसे बड़े नेता मुलायम सिंह के बाद वही हो गए थे पार्टी के अंदर। तो हालांकि मैं गलत एक तरीके से दे रहा हूँ तुलना, लेकिन फिर भी ये बताने के लिए कि बहुत सी चीजें चाहिए होती है राजनीति में, तो वो एक तरह से कहा जाए कि वो चीजें हैं इस समय DK शिव कुमार के पास। और जब मुख्यमंत्री के तौर पे क्राइसिस मैनेजर का काम करेंगे DK शिव कुमार कांग्रेस के लिए, तो वहां भी उनकी एक उपादेयता होगी और वो एक काम मतलब कारगर जो है वो साबित होंगे। तो इसलिए मुझे लगता है दूसरा जो राहुल गांधी अब राजीव जी दिखाई पड़ने लगा है कि राहुल गांधी जो है वो अब धीरे धीरे कांग्रेस की जो शत्रप जो मतलब ज्यादा उभरने लगे थे और एक बहुत तरीके से बहुत ढीला ढाला जो जिस तरीके का हो गया था, हम लोग भी लगातार चर्चा करते थे, तमाम लोग चर्चा करते थे कि कांग्रेस मतलब कोई कुछ बोल लेता है, कोई कुछ बोल लेता है, तो वो एक लोकतांत्रिक बात है कि कोई कुछ बोल लेता है, लेकिन जो भी किसी को बोलना है तो वो पार्टी के फोरम पर बोले, बाहर आकर क्यों बोलता है, ये सारी बातें थी। मुझे लगता है कि राहुल गांधी इस पर भी लगाम कसने जा रहे हैं, जिस तरीके से केरल में उन्होंने चुनाव किया मुख्यमंत्री का और जिस तरीके से बातें चल रही थी कि साहब उनके सब नजदीकी हैं, सबसे ज्यादा KC वेणुगोपाल हैं, उनको बना दिया जाएगा दिल्ली से ले जाकर, वो सारी बातें उन्होंने रखते हुए जिसकी जो महत्व है उसको समझते हुए अब वहां चीजें दी जा रही है। तो मुझे लगता है राजीव जी एक अच्छा कदम है और लोकसभा का चुनाव जो है वो इस समय खास तौर से कांग्रेस की नजर में है राजीव जी, तो इसलिए रणनीति निश्चित तौर पर नई है और मोदी जी से टक्कर लेने की रणनीति है राजीव जी, मुझको ऐसा लगता है। जी रणनीति पे बहुत शानदार विश्लेषण आपने किया। जरा आगे बढ़ते हैं और स्वामी जी एक कमेंट जरूर आपसे रणनीति पे, जो अमलेंदु जी जिस लाइन पे बात कर रहे हैं उसको थोड़ा आगे बढ़ाइए। देखिए राजीव जी, वास्तविकता ये है, देखिए रणनीति तो ये है जो राहुल गांधी की मुझे समझ में आ रही है। अब ये बात हो रही है कि गंगा सागर से पदयात्रा शुरू होगी, जैसे साउथ टू नॉर्थ हुई थी और ईस्ट टू वेस्ट हुई थी। देखिए जब आपका सारा सरकारी तंत्र आपके खिलाफ हो और गोदी मीडिया आपके खिलाफ हो, आपके पास केवल एक ये रास्ता बचता है कि आप देश की जनता के पास जाएं। अच्छा देखिए, विपक्षी दल कुछ भी कर लें, वास्तविकता में जब तक देश की जनता की पेट पे लात नहीं पड़ी थी तब तक देश की जनता को समझ में नहीं आया था। बहाने ढूंढ लिए गए थे, जैसे पहले बहाना ढूंढ लिया गया कि साहब वो देखिए पुलवामा हो गया और पुलवामा में हमने सर्जिकल स्ट्राइक कर दी। कल आपने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी होगी, वो जवान जो कि सर्जिकल स्ट्राइक में इन्वॉल्व था उसने आके प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या क्या रहस्योद्घाटन किए हैं। लेकिन चलिए इमोशनल वेव बना के और देश की जनता, अब आप आजकल देखिए गोदी मीडिया क्या कर रहा है, ये सब बाकी देश की जनता, लोगों को पानी नहीं मिल रहा है, लोगों को डीजल नहीं मिल रहा है, लोगों का व्यापार नहीं चल रहा है। गोदी मीडिया का पूरा इस बात पे आज जिक्र हो रहा है कि बांग्लादेश बॉर्डर पे फेंसिंग लगनी शुरू हो गई है, लेकिन जहां घने जंगल है वहां फेंसिंग लग नहीं सकती इसलिए, लेकिन पहले वो फेंसिंग लग सकती थी क्योंकि ममता बनर्जी की सरकार थी, अब वो फेंसिंग नहीं लग सकती क्योंकि वहां जंगल बहुत घने। पूरा का पूरा मुद्दा जो है वो बांग्लादेश और बॉर्डर पे शिफ्ट कर दिया गया है, जबकि वास्तविकता देखिए जनता के जब पेट पे, और हमारे देश के बच्चे, देखिए कोई भी व्यक्ति है उसके घर में छोटे बच्चे हैं और छोटे बच्चों की व्यथा जो है माँ बाप समझते हैं, उनके भाई बहन समझते हैं, उनके परिवार के लोग समझते हैं। भाई हम भी जब 17-18 साल के थे तो बड़े लोग हमें अपने साथ नहीं बिठाते थे, छोटे लोग अपने साथ नहीं बिठाते, हमें टीनेजर्स को ये नहीं समझ में आता था बड़े हैं कि छोटे हैं, वही इन बच्चों के साथ समस्या है। अच्छा ये बच्चा बेचारा इतना ज्यादा परेशान रहता है, मानसिक रूप से दबाव में रहता है
अच्छा, आप ये भी जानते होंगे, आप भी 17-18 साल की जब रहे होंगे, नॉर्मली ये उम्र होती है जब बच्चे अपने माँ बाप की भी मानना बंद कर देते हैं। 12-13 साल तक तो माँ बाप जो कहते हैं उनकी बात मानते हैं, फिर 30 साल के बाद भी मानना शुरू कर देते हैं। जब माँ बाप मर जाते हैं उसके बाद उनको ये होता है, देखो माँ बाप कितनी अच्छी बेचारे बात करते थे, कितना हमारा मार्गदर्शन करते थे और अब हम उन्हें मिस करते हैं। लेकिन ये जो उम्र है ना, ये बड़ी कच्ची उम्र है। इन कच्ची उम्र के बच्चों के साथ जिस प्रकार का अन्याय और अत्याचार हो रहा है, राहुल गांधी केवल ये कह रहे हैं कि हम तुम्हारे साथ खड़े हैं, हम थ्री व्हीलर वालों के साथ खड़े हैं जिनके आज घर के चूल्हे जलने बंद हो रहे हैं। ट्रक ड्राइवर्स को मैंने सुबह सुना, ट्रक ड्राइवर 15-20% ट्रक ड्राइवर जो छोटे ट्रांसपोर्ट यूनियंस हैं उन्होंने अपने ट्रक को सड़क से उतार लिया है। महंगाई, रुपया आज के तारीख में पूरे इस साउथ एशिया के एरिया में सबसे कमजोर करेंसी हो गया है। कितने देशों में हमारे माननीय महामानव की प्रवेश जो है वो निषिद्ध है। तो देखिए ये प्रकार की स्थिति, लेकिन धीरे धीरे भक्तों को भी आजकल मेरे ख्याल से ज्ञान अर्जित होने लगा है कि उनके घर में भी बच्चे हैं, उन बच्चों ने भी नीट की परीक्षा दी है, उन बच्चों ने भी सीबीएसई की परीक्षा दी है। भक्त छूते तो है नहीं। अभी तक तो कहते थे मुसलमानों को नुकसान होगा। आपने बहुत सारे वीडियो देखे होंगे, मेरा तो शगल ही ये होता है, जो पहले भारतीय जनता पार्टी के लिए मोदी 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 1,500 बात कहते थे, आज उनकी झुग्गी और उनकी दुकानें तोड़ी जा रही हैं। अभी लेटेस्ट जो है वेस्ट बंगाल के अंदर जहां इनकी सरकार आई है, उसके पहले बिहार के अंदर गरीबों के मकानों को तोड़ दो, वहां सरोजनी नगर में तोड़ दो, वहां लाजपत नगर में तोड़ दो, हर जगह तोड़ दो, बड़ी बड़ी सड़कें बनवा दो, लेकिन बड़े बड़े पूंजीपतियों। लेकिन उसकी भी प्रतिक्रिया शुरू हो गई है। जो कांग्रेस जनता पार्टी है उन्होंने अपने बुलडोजर लेके और जेसीबी लेके जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन और बड़े बड़े सरकारी लोगों ने सड़कों पे कब्जा किया हुआ है, पार्क पे कब्जा किया हुआ है। एक आईएएस अधिकारी के बारे में आया, उन्होंने अपने मकान के सामने पूरा का पूरा 15 एकड़ का पार्क है, उस पर कब्जा किया हुआ था। वहां भी लोगों ने अपना बुलडोजर और जेसीबी लगाना शुरू कर दिया। देखिए, गरीब जनता के साथ अन्याय करेंगे, गरीब जनता की पेट पे लात पड़ेगी, तो गरीब एक समय ऐसा आएगा उसके बाद वो एग्रेशन में आ जाएगा। इसीलिए हम ये सरकार से निवेदन करते हैं, ऐसी स्थिति ना आए। हम जानते हैं बॉइलिंग पॉइंट के बहुत नजदीक है देश, इसलिए मैं सरकार से निवेदन करता हूं, पेपर लीकेज को रोकिए, हमारे बच्चों को नौकरियां दीजिए, इस प्रकार का अन्याय मत कीजिए। जो किसान है उनको एमएसपी दीजिए, नए नए पावर स्टेशन लगाइए। जो कांग्रेस के जमाने के पावर स्टेशन थे आपने उसमें कुछ एडिशन नहीं किया है, और इसीलिए आज पानी की और बिजली की उत्तराखंड जैसी जगह में अगर सोचिए पानी की समस्या हो रही है, वहीं से तो पानी आता है जो पूरा उत्तर प्रदेश बिहार को फीड करता है। जब वहां पे पानी लोग तरस रहे हैं तो उत्तर प्रदेश बिहार के लोगों का क्या होगा। तो इसलिए मैं तो सरकार से निवेदन करता हूं, मोदी जी से निवेदन करता हूं, मोदी जी थोड़ा सा डिलीवरी पे बिलीव कर लीजिए। इलेक्शन जीतिए हारिए उससे कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि 1-2 महीने के अंदर ऐसी स्थिति पैदा होने वाली है कि उसके बाद फिर देश में जो दृश्य दिखाई पड़ेगा, क्योंकि हर जगह अत्याचार हो रहा है, हर जगह अन्याय हो रहा है, लड़कियों के साथ अत्याचार हो रहा है, महंगाई बढ़ रही है, अव्यवस्था हो रही है। कहीं चारबाग स्टेशन पे पूरी की पूरी छत गिर रही है, वहां पे नया पुल बना था वो नया पुल गिर रहा है। मौरवी में पूरे हिंदुस्तान के अंदर नए नए पुल ढह रहे हैं, क्योंकि 50% कमीशन वो ठेकेदार खा रहे हैं। तो मैं तो निवेदन करूंगा मोदी जी से कृपा करके डिलीवरी में, और धर्मेंद्र प्रधान को, मैं सुप्रीम कोर्ट ने जो कड़ी टिप्पणी की है, धर्मेंद्र प्रधान को और एनटीए के चेयरमैन को और डायरेक्टर को, तीनों को जेल भेज दीजिए। आधी समस्या, लोगों का आधा रोष खत्म हो जाएगा। जो भी बेईमानी करे उसको जेल भेजिए। हमारे देश की जनता, हमारे युवाओं के साथ ये अत्याचार हम सहन नहीं कर पाएंगे। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। मोदी जी से आप निवेदन कर रहे हैं, अच्छी बात है, निवेदन करना चाहिए, लेकिन अमल कितना होता है ये तो आप देख ही रहे हैं। वो नहीं करेंगे, वो तो नहीं, अमल तो नहीं करेंगे। जी जी, बहुत शुक्रिया स्वामी जी, बहुत बहुत शुक्रिया। आना चाहता हूँ प्रशांत जी आपके पास। प्रशांत जी, ज़रा ये बताइए कि स्ट्रेटजी की बात हम लोग कर रहे हैं और उसमें क्या कुछ दिखाई दे रहा है ज़रा, और जबकि अभी अभी आप फर्स्ट उसमें कह रहे थे कि सेकंड में बात करूँगा, इकोनॉमिक क्राइसिस की बात लगातार हो रही है, देश आर्थिक रूप से काफ़ी कमज़ोर हो चुका है, और ऐसे में आगे की रणनीतियों पे चर्चा और हम लोग कर रहे हैं, लेकिन रणनीतियाँ तो जो राजनीतिक दल हैं वो बना रही हैं, और वो बना रहे हैं, और उसमें भी कांग्रेस पार्टी। अनम्यूट कीजिए, जरा अनम्यूट कीजिए जी। ये तस्वीर जो हम देख रहे हैं अपने स्क्रीन पर ऊपर, राहुल गांधी सीबीएसई के छात्रों के साथ हैं, जिनके
इनके साथ उनकी जो इवेल्युएशन है, जो कॉपियों को जांचने का मामला है, उसमें उनके साथ अन्याय हुआ है, सिस्टम फेल हुआ है। ये बच्चे शिक्षा मंत्री के साथ क्यों नहीं बैठे हुए हैं, या शिक्षा मंत्री इन बच्चों के साथ क्यों नहीं बैठे हुए हैं? कब मिलेंगे? इन बच्चों के अभिभावकों से इनसे कब मिलेंगे वो? ये बेसिकली ये लोकतंत्र में विश्वास नहीं करते। दुनिया के किसी देश में राजीव जी अगर ये होता तो वहाँ का मंत्री, वहाँ का प्राइम मिनिस्टर इन बच्चों के साथ दिखाई देता, जो राहुल गांधी के साथ दिख रहे हैं बच्चे। ये अपने आप को इन्होंने राजा घोषित कर लिया है। और दूसरे कि इनके पास एक ज्ञानेश कुमार जैसा आदमी है जो चुनाव जितवा देगा, SIR करके चुनाव जीत लेंगे। आज ज्ञानेश कुमार है, कल राजीव कुमार थे, कल कोई सुरेश कुमार, रमेश कुमार होंगे। तो ये सिस्टम इन्होंने बना लिया है, इसलिए इनको परवाह नहीं है महंगाई की, न इकोनॉमी की, न पेपर लीक की। और मैं प्रेम कुमार जी की एक बात से बहुत सहमत हूँ। एयरफोर्स को लगाने का मतलब क्या है? प्रिंटिंग प्रेस से लेकर, जो सुनील जी बता रहे थे, प्रिंटिंग प्रेस से लेकर तमाम जगह कितने पॉइंट्स हैं जब वो पेपर गुजरता है, किसी एक जगह पेपर लीक होगा, और होगा ही। जो सिस्टम है, जो भ्रष्टाचार है, आप बदनाम एयरफोर्स होगी। आप देश की एक एलीट फोर्स को इस काम में लगाकर उसको बदनाम कर देंगे। और दूसरा कि आप, जो प्रेम कुमार जी कह रहे थे कि आप ढाल की तरह इस्तेमाल करेंगे। क्या पेपर लीक का मामला उठाने का मतलब है कि आप देश की सेनाओं के प्रति सम्मान नहीं कर रहे हो? तो जिसका पेपर लीक होगा उसको तो मालूम है ना कि कैसे लीक हुआ है। एयरफोर्स भी कटघरे में आएगी, तो एयरफोर्स को भी बदनाम करने में लग गए, अपनी खाल बचाने के चक्कर में। दूसरी की बात देखिए, जो स्ट्रेटजी की बात मैं करूंगा, इम्पोर्टेंट मुद्दा अमरेंद्र जी ने उठा दिया है। और फिर मैं इकोनॉमी पे थोड़ा सा बात करूंगा, जो कि RBI की रिपोर्ट, खासकर विदेशी मुद्रा के बारे में, डॉलर के बारे में। देखिए, हम लोग तो घटनाओं पे जो पब्लिक डोमेन में चीज़ें हैं उसका विश्लेषण करते हैं। हम प्रशांत किशोर तो है नहीं कि हम सलाह दें लोगों को, लेकिन फिर भी एक मोटे तौर पे मैं समझ सकता हूँ कि देश जिस अवस्था में है, वहाँ पे जिसको कहते हैं कि कंटिन्यूअस रेवोल्यूशन या संपूर्ण क्रांति की बात होती है, JP मूवमेंट की बात होती है, सड़कों पे आए इसकी बात होती है। मैं कहता हूँ कि एक परमानेंट, एक कैंपेन मोड में होना चाहिए। जरा आधुनिक शब्दों का इस्तेमाल करें, कैंपेन मोड। कैंपेन सिर्फ जब चुनाव आचार संहिता लागू हो, चुनाव घोषणा हो जाए, तभी कैंपेन नहीं होता। कैंपेन हर पूरे साल चलना चाहिए, तमाम मुद्दों पर, लोकतंत्र के मुद्दों पर। राहुल गांधी जो संविधान की किताब लेके जगह जगह जाते हैं और वो सामाजिक न्याय के सम्मेलन करते हैं, वो भी कैंपेन का हिस्सा है। सवाल ये कि वो कैंपेन के स्ट्रक्चर में नहीं है, वो रैंडम कहीं जा रहे हैं और बात कर रहे हैं। एक कैंपेन के ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, उसके माइलस्टोन्स होते हैं, उसका अचीवमेंट होता है। तो मेरा सुझाव ये होगा कि अपोजिशन पार्टीज और कांग्रेस और दूसरी पार्टियां भी अपने यहाँ एक कैंपेन डिपार्टमेंट को बनाएं। अगर हो तो बहुत अच्छी बात है। और क्योंकि मैं कैंपेन की ट्रेनिंग भी देता रहा हूँ, तो मुझे मालूम है कि वो कैंपेन कैसे डिवाइस होते हैं। कैंपेन बनाएं और हर बड़े नेता, हर MP, हर जितने MLA, जितने MP हैं, हर पदाधिकारी, उनको कहें कि साहब आपको एक कैंपेन ओन करना है, आप एक कैंपेन चलाएंगे। वो आप तय कर लीजिए कि आपको पानी के ऊपर चलाना है, कि शिक्षा पे चलाना है, कि इन्वायरमेंट पे चलाना है, कि महिला के अधिकारों पर चलाना है, कि सामाजिक न्याय के किसी मुद्दे पर चलाना है, कि खेती किसानी के मुद्दे पर चलाना है, कि मजदूर के मामले पर चलाना है, कि छात्रों के मामले पर चलाना। हर एक नेता के पास एक कैंपेन होना चाहिए जी। ये कलफ किए हुए कपड़े, SUV और सोने की चेन, अंगूठियां, इसका दौर चला गया।
अब आपको काम करना चाहिए। अगर संवैधानिक लोकतंत्र खतरे में है तो काम करना चाहिए। कपड़े मुझ जाते हैं, नीचे बैठेंगे, राहुल गांधी सड़क पर बैठे खाना खा रहे थे, उनके कपड़े मुझ जाते हैं। ये कलफ किए हुए जो नेताओं के कपड़े मुझे देखता हूँ तो मुझे लगता है कि कभी ज़मीन पे बैठे भी नहीं होंगे तमाम सारे नेता। मैं किसी एक दल की बात नहीं कर रहा हूँ। दूसरी बात जो आर्थिक स्थिति है, देखिए आरबीआई की रिपोर्ट में बड़ी एक खास बात दिखाई है कि जो बड़ी चिंताजनक है, और बहुत टेक्निकल बात मैं नहीं करूँगा क्योंकि वो कैपिटल अकाउंट डेफिसिट की बात आएगी, उसमें इनफ्लोस की बात आएगी, लेकिन जो हमारे देश में विदेशी मुद्रा आती है, यानी इसको कहा जाए कि करंट अकाउंट डेफिसिट, जो ट्रेडिंग से जो आती है, वो उसमें अमूमन घाटा होता है क्योंकि हम इंपोर्ट ज़्यादा करते हैं, एक्सपोर्ट कम करते हैं। हमारी इकोनॉमी एक्सपोर्ट ओरिएंटेड नहीं है, तो उसमें अमूमन हर साल घाटा होता है। वो घाटा पूरा कहाँ से हो रहा था? वो घाटा हो रहा था कैपिटल अकाउंट से। जो हमारे देश में विदेशी मुद्रा आती है, चाहे हम इन्वेस्टमेंट के तौर पर आए, चाहे वो सामान बेच कर आए, तो ये जो सर्विस सेक्टर में आए, तो ये विदेशी मुद्रा है, उसकी जो बिलिंग है तमाम, पहली बार ऐसा हो रहा है राजीव जी कि भारत से डॉलर बाहर जा रहा है जी, इसलिए डॉलर की हालत खराब है। और कितना जा रहा है? एक साल में 6 गुना बढ़ोतरी हुई है बाहर डॉलर जाने की। यानी भारत के उद्योगपति, भारत के व्यापारी यहाँ बिजनेस करके विदेशों में जो पैसा मिलता है उसको बाहर इन्वेस्ट कर रहे हैं, भारत में ला ही नहीं रहे हैं। $30 बिलियन का घाटा हो गया है। ये 6 गुना है पिछले साल से। तो यानी नरेंद्र मोदी सरकार पे इन्हीं के व्यापारी, जिन्होंने इनके लिए टीवी चैनल लगाए हैं और इनको कवर फायर करते हैं, हिंदू मुसलमान करते हैं टीवी चैनलों पे, यही उद्योगपति पैसा डॉलर कमा रहे हैं, तो उस डॉलर को भारत में नहीं ला रहे हैं, वो डॉलर विदेशों में इन्वेस्ट हो रहा है। और ये भविष्य के लिए खतरे की घंटी है। ये बैलेंस ऑफ पेमेंट की बड़ी क्राइसिस को पैदा कर सकती है। आपको याद होगा चंद्रशेखर के समय जब हमको सोना गिरवी रखना पड़ा था। जी बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं प्रेम कुमार जी। स्ट्रेटेजी की बात थोड़ी सी और करना चाहूँगा, और क्या लगता है आपको कि ये हम लोग फर्स्ट राउंड में बहुत सारी बातें कर चुके हैं, लेकिन थोड़ा आगे की ये पूरी रणनीति, अब आगे की लड़ाई बहुत मजबूत तगड़ी लड़ाई होने वाली है, और चुनाव दर चुनाव 2029 तक हम लोग देख रहे हैं लगातार। और उस पर किस साल में किन राज्यों में चुनाव है वो सब जान रहे हैं हम लोग। लेकिन इन रणनीतियों में विपक्ष आपको, और उसमें भी आज की तारीख में कांग्रेस पार्टी, जो कहते हैं लोग सवाल कर, कहाँ है विपक्ष, कहाँ दिखाई देता है आपको? वही आपसे पूछना चाहता हूँ। राजीव जी, मैं अभी राहुल गांधी का एक ट्वीट है, अब 2 मिनट हो गए हैं जब बोल रहे थे टंडन जी, वहाँ से बात शुरू करता हूँ। और वो ट्वीट एक लाइन का है, बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत आक्रामक है। राहुल गांधी ने कहा है कि पीएम मोदी ऑल्सो पर्सनली सुपरवाइज्ड द नीट पेपर लीक। यानी पीएम मोदी ने नीट पेपर लीक को भी व्यक्तिगत रूप से सुपरवाइज किया है। और ये इस बात के जवाब में कह रहे हैं, जबकि बार एंड बेंच का एक ट्वीट है उसको रिपोस्ट करते हुए कह रहे हैं, जिसमें कहा गया है कि पीएम मोदी पर्सनली सुपरवाइजिंग नीट पेपर लीक इशू, सेंटर टेल्स सुप्रीम कोर्ट। यानी केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को कहा कि नीट पेपर लीक इशू को नरेंद्र मोदी पर्सनली सुपरवाइज कर रहे हैं। तो इसी को रिपोस्ट करते हुए राहुल गांधी ने कहा कि दरअसल नीट पेपर लीक को ही सुपरवाइज कर रहे हैं नरेंद्र मोदी। इश्यू हटा दिया उन्होंने। आप समझिए कितनी बड़ी बात और कितना बड़ा आक्रमण है। और ऐसा इसलिए है क्योंकि धर्मेंद्र प्रधान को सुरक्षा देने का काम नरेंद्र मोदी कर रहे हैं। वो धर्मेंद्र प्रधान जो शिक्षा मंत्री हैं, जिनके पास
नीट पेपर लीक का कोई जवाब नहीं है, जिनके जमाने में लगातार पेपर लीक हुए हैं, और इसके बाद तो अब सीबीएसई का भी मामला है। तो ये जो राहुल गांधी का ताजा हमला है, अब वो सीधे शिक्षा मंत्री से इस्तीफे मांगते मांगते वो सीधे नरेंद्र मोदी से इस्तीफे की बुनियाद खड़ी कर चुके हैं कि नरेंद्र मोदी को बतौर प्रधानमंत्री इस्तीफा देना चाहिए, क्योंकि वो स्वयं नीट पेपर लीक को सुपरवाइज कर रहे हैं। ये बात राहुल गांधी कर रहे हैं। अब आपके सवाल पर हम आते हैं नीति और रणनीति की बात। तो कांग्रेस पार्टी और खास करके राहुल गांधी ने ये स्पष्ट कर दिया है अपने आचरण से, अपने कार्यक्रम से, अपनी भाषा से, अपने लगातार अपनी सक्रियता से कि हमें जनता के अलावा किसी पर भरोसा नहीं है। चुनाव की चोरी हो रही है। सुप्रीम कोर्ट भी, हालांकि सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ कोई टिप्पणी नहीं है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट से कोई उम्मीद नहीं रह गई है हाल के जो फैसले एसआईआर के आए हैं उसके बाद देखते हुए। इसलिए आपने देखा होगा राहुल गांधी ने उस पर एक शब्द नहीं कहा, वो अपना दूसरा काम करते रहे, पब्लिक से मिलने का, छात्रों से मिलने का। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर एक टिप्पणी भी नहीं की। इसका मतलब है कि उनको पता है कि भाई कुछ होना नहीं है, और इसका जवाब भी है कि वो क्यों नहीं जाते सुप्रीम कोर्ट। उनके पास तो सारे सबूत हैं चुनाव चोरी के, वो इसलिए नहीं जाते सुप्रीम कोर्ट कि होना वही है जो हो रहा है। वो चुनाव आयोग ने चैलेंज दिया था, आपको याद होगा, कि आप हलफनामा दे करके आइए, जो बातें प्रेस कॉन्फ्रेंस में आरोप लगा रहे हैं आप हलफनामा दीजिए, वरना बोलकर चुनाव आयोग ने छोड़ा था। क्या कर लिया चुनाव आयोग? भाई चुनाव आयोग ने राहुल गांधी के खिलाफ में कोई केस करना चाहिए था कि चुनाव आयोग को बदनाम कर रहा है, लेकिन हिम्मत नहीं है चुनाव आयोग के पास, क्योंकि इतने सबूत है राहुल गांधी के पास कि राहुल गांधी को सवाल उठाने के लिए चुनाव आयोग घेर नहीं सकता। और सुप्रीम कोर्ट इस पर खामोश। सुप्रीम कोर्ट की खामोशी विभिन्न मुद्दों पर जो है देश में, वो चिंता का सबब है। तो इसलिए रणनीति और नीति जो कांग्रेस की है वो सीधे जनता के बीच जाने की है, छात्रों, नौजवानों, मजदूरों, हर वर्ग के लोगों से जुड़ने की है। और राहुल गांधी आज यही करते दिख रहे हैं। उनको सारे इशू एक तरफ और इंटरेक्शन और इशू बेस्ड इंटरेक्शन, ये राहुल गांधी की नीति और रणनीति लग रही है। और इसी पर सबको अमल करना पड़ेगा जो सत्ता विरोध की राजनीति कर रहे हैं, चाहे कोई भी पार्टी हो। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। सुनील शुक्ला जी, रणनीति की बात हम कर रहे हैं, विपक्ष की रणनीति क्या दिखाई दे रही है आपको? विपक्ष की रणनीति है कि जनता के मुद्दों के साथ जुड़ना, जनता के जो सवाल है उनके साथ खड़ा होना, सड़क पर उसके लिए संघर्ष करना, जनता को ये बताते रहना कि वह उनके मुद्दे ही उनके लिए प्राथमिक है, और उन मुद्दों के लिए वह किसी सीमा तक जा सकते हैं। राहुल गांधी की एक कोशिश है कि जितने विपक्षी दल हैं वो एक साथ आवें। राहुल गांधी ने अपनी लीडरशिप को स्थापित किया है, अपनी विश्वसनीयता कायम की है। भारतीय जनता पार्टी के संस्थागत कोशिशों के बावजूद लोगों के बीच में उनकी विश्वसनीयता बढ़ी है, लगातार बढ़ती जा रही है। लोग उनकी तरफ उम्मीद से देख रहे हैं, और यह बात आप कल्पना करके नहीं कर सकते। लोगों का उनसे मिलना, समाज के विभिन्न वर्गों के साथ उनके संवाद, छात्र हो, मजदूर हो, किसान हो, व्यापारी हों, सब राहुल गांधी से मिल रहे हैं, उनके कार्यालय में जाके मिल रहे हैं। ये सबकी स्थिति क्यों मिल रहा है? इसीलिए तो कि राहुल गांधी उनके मुद्दों के साथ लड़, उनको भी पता है कि राहुल गांधी सरकार में नहीं। और राहुल गांधी ने दलगत स्तर पर कम से कम ये किया है कि जो युवा नेतृत्व है उसको प्रोत्साहन देना, उस नेतृत्व को प्रोत्साहित करना जो सड़कों पर जनता के मुद्दों के साथ लड़ने के लिए तैयार हो, और भारतीय जनता पार्टी की जो उत्पीड़न की कार्रवाई है उससे भी मजबूती के साथ लड़ रहे। कर्नाटक का उदाहरण आपके सामने है, केरल का उदाहरण आपके सामने। केरल में भी कांग्रेस पार्टी ने किसी ऐसे व्यक्ति को नहीं सत्ता में रखा जो पैराशूट की राजनीति करते हो, और वही स्थिति उन्होंने कर्नाटक में किया। कर्नाटक में आपको चुनाव लड़ना है, विधानसभा का भी चुनाव लड़ना है और लोकसभा का भी चुनाव लड़ना है। ऐसे में निश्चित रूप से सिद्धारमैया को आप नाराज नहीं कर सकते, लेकिन सिद्धारमैया को विश्वास में रख करके एक ऐसे नेता को सामने लाना है जो बाकायदे सड़क पर दिखाई पड़े, संघर्ष करता हुआ दिखाई पड़े। तो युवा नेतृत्व को प्रोत्साहित करना और जनता के साथ खड़े होना। अभी स्वामी जी कह रहे थे कि जो
नीट परीक्षा के लोग हैं, आरोपी हैं, दोषी, उनको जेल भेज दिया जाए। अरे सरकार इस्तीफा तो किसी से लेती नहीं, आरोप लगने के बावजूद भी किसी से इस्तीफा नहीं लेती। राजनाथ सिंह भी लगातार कह चुके हैं कि ये सरकार इस्तीफा देने वाली सरकार नहीं है, किसी को दोषी मानने के लिए तैयार नहीं है। अब हमारे आपके सामने एप्स्टीन फाइल में हरदीप पुरी का नाम आया। हरदीप पुरी ने खुद स्वीकार किया कि उनकी मुलाकात एप्स्टीन से है। नाम लेने के लिए तैयार है क्या है सरकार? कोई बात करने के लिए तैयार है? लगातार परीक्षा प्रश्न पत्र लीक होने की बात 2024 से आ रही है धर्मेंद्र प्रधान के खिलाफ। कौन सी कार्रवाई आपने की? आप यह भी कहने के लिए तैयार नहीं है कि धर्मेंद्र प्रधान के स्तर पर या शिक्षा मंत्रालय के उच्च स्तर पर इस तरह में कोई लापरवाही हुई या कोई गड़बड़ी हुई। 2024 के लीक को भी आप स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है। किसको दोषी बना दिया आपने? किसको आपने जिम्मेदार ठहराया? किसी को नहीं। ये आपने पूरे के पूरे मैं तो कहता हूं कि एनटीए लाया ही गया इसीलिए कि आप कुछ खास लोगों को लाभान्वित करना चाहते हैं। आप जो लोग आपके समर्थक हैं, आपके साथ हैं, उनको आप लाभ पहुंचा रहे हैं। अन्यथा कैसे संभव है कि कोई संस्थान, एक नई संस्थान लेकर के चले आए आप और उसके बाद इस संस्थान के जो लोपोल्स है उस पर आप बात करने के लिए तैयार नहीं? और होते 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 चला आया कि सीबीएसई का जो इम्तिहान है उससे बच्चे परेशान होने लगे। तो कभी हुआ क्या? तो जो विपक्ष की नीति है वह यह है कि एकजुट होकर जनता के साथ खड़े होना और जनता के मुद्दों के साथ सड़क पर संघर्ष करना, केवल हवा हवाई नहीं। जी। और ये जनता से सीधा संवाद कायम करना, क्योंकि सरकार ने चुनाव कराने और जीतने का जो तरीका अख्तियार कर लिया है उसमें जनता की भूमिका बहुत बढ़ जाती है। जी बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया सुनील जी। इस चर्चा को अभी यहीं समाप्त करते हैं, समय बिल्कुल खत्म हो चुका है। बहुत बहुत शुक्रिया सुनील जी आपका, बहुत शुक्रिया प्रशांत जी, प्रेम कुमार जी और अमलिंदु जी, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में बने रहने के लिए। साथ में जुड़े थे प्रोफेसर अखिल स्वामी जी, उनका भी शुक्रिया। आप तमाम साथियों आप सबका भी शुक्रिया। पंकज जी हमारे साथ बने हुए हैं दानापुर पटना बिहार से, हमारे साथ मोहम्मद आफ्ताब आलम अंसारी साहब हैं, शिव कुमार पारिक जी हैं, अनिल वैद्य हमारे साथ हैं, निदा खान जी हैं।